कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार और 17,000 के बेहद नजदीक ट्रेड करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 39,500 के नीचे बचा है। आखिरी 1.5 घंटा किसी तरह की कोई रिकवरी होगी या लगातार चौथे दिन दिखेगा बड़ा कट और दबाव? आइए लेंगे इसका जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आज भी बाजार में कोई राहत के संकेत नहीं है। खराब दिन पर खराब होते हैं, अच्छे दिनों पर भी हम खराब ही हो रहे हैं। 17,000 इसी लेवल को बाजार होल्ड कर रहा है। क्या टूटेगा 17,000 या होल्ड करेंगे? अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, इस पर करेंगे अनिल जी के साथ चर्चा। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बात है क्या है? बड़ी बात यही दीप की बेहद कमजोरी के साथ बाजार 5 महीनों के निचले स्तरों के पर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 17,000 के बेहद करीब 135 अंकों का नुकसान निफ्टी में आपको दिखेगा और लगातार चौथे दिन तेज गिरावट होती दिख रही है। सेंसेक्स भी करीबन आप 400 पॉइंट नीचे देखेंगे, 57,800 के बेहद करीब है। और बैंक निफ्टी करीबन 200 पॉइंट नीचे है, 39,400 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स आज 2% कमज़ोर है। IT, मेटल और रियल एस्टेट, ये तीनों शेयर काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑटो शेयरों पर दबाव है। FMCG शेयरों में भी आज कमजोरी का रुझान है और इन सब का साथ देने के लिए ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी का मूड माहौल बना हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स और ये सारे के सारे इंडेक्स ऐसे हैं जो 1% से लेकर 2% की रेंज में आज कमज़ोर होते दिख रहे हैं। और ये सब कुछ तब है जब अमेरिकी फ्यूचर्स 100 से 125 पॉइंट मजबूत ट्रेड करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यूरोप के बाजार में मिला जुला सुस्ती भरा कारोबार आपको देखने को मिलेगा। एक बार यूरोप आपके सामने ले आते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि वहाँ पर किस तरह का कारोबार है। वहाँ उतनी ज़्यादा कमजोरी नहीं है, सुस्ती कहना ज़्यादा ठीक होगा। यूरोप में इस वक्त आप देख सकते हैं FTSE 1/4% नीचे है। डेक्स इनफैक्ट हरे निशान में आपको दिखेगा और केक भी फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा। हाँ, और अगर आप एशिया देखेंगे तो एशिया में जरूर आज अच्छा खासा दबाव दिखा। निक्केई 2% नीचे बंद हुआ है। हांगकांग में 2.25% का नुकसान रहा। शंघाई आधा से 0.5% नीचे रहा है। इसके अलावा ताइवान 1% नीचे, कोरिया 2.5% टूटा है और सिंगापुर के बाजार हल्के लाल निशान के साथ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक भी बाजार आपको एशिया में मजबूत नज़र नहीं आया। और यूरोप में भी अगर आप देखें तो एक कैक और डेक्स ये हल्के हरे निशान में आपको दिखेंगे। बाकी लगभग सब जगह नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ये है अब तक के बाजारों का बड़ा हाल। जी बिल्कुल सर, तो बुरा हाल है बाजार का। आपसे भी यही समझना था। कल जब 400 पॉइंट ऊपर थे तो इतना डीप कट था, तो फिर आज 125 पॉइंट ऊपर में तो कट समझ में आता है। बट दो चीज़ें, एक तो 17,000 एक बार के लिए आप कह सकते हैं राउंड ऑफ फिगर अगर कर लें तो एक बार के लिए तोड़ लिया, बट 17,000 इस समय होल्ड कर रहा है। कितना अहम होता है ये सपोर्ट? और दूसरा सर, कहीं भी स्टेबिलिटी के साइंस दिखते हैं? क्योंकि अमेरिका लगातार दूसरे दिन एटलीस्ट इस समय खराब नहीं है। कल सिर्फ 90 अंक के नीचे डाउ बंद हुआ था, उसके बावजूद इतनी बिकवाली। एक्चुअली अमेरिकी फ्यूचर्स पर किसी को भरोसा है ही नहीं। दीप के 100-125 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। अब ये 100-125 पॉइंट जो ऊपर दिख रहे हैं, ये क्या 100-125 पॉइंट ऊपर ही बंद होंगे, यही खुलेंगे? बंद होना तो दूर की बात, यही खुलेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। दूसरी बात है कि बंद होंगे तो क्या 400-500 पॉइंट ऊपर हो जाएंगे या 400-500 नीचे हो जाएंगे, ये भी नहीं पता। सो अमेरिकी फ्यूचर्स सिर्फ आपके सामने जब तक है और जब तक आपका ट्रेडिंग सेशन चल रहा है तभी तक के लिए संकेत है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि ये संकेत आपके कल सुबह 9:15 बजे तक के लिए है, तो वैसा माहौल आजकल है नहीं। आज रात को अमेरिका कहाँ बंद होगा, कल डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखेंगे, इसका अंदाजा इस वक्त कोई भी नहीं लगा सकता। आमतौर पर जनरली आप फ्यूचर से अंदाज यही लेने की कोशिश करते हैं कि रात को अमेरिका में सेशन कैसा होगा, किसको पता कैसा होगा। सो जिस कल 600 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आपने दिन में देखी है। डाउ नीचे बंद हुआ, नैस्डैक ऊपर बंद हुआ है। अब कौन कह सकता है कि आज रात में अमेरिका 500 पॉइंट ऊपर नहीं हो सकता या 500 नीचे नहीं हो सकता, राइट? और 500 ऊपर नीचे हो जाए, 200-300 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर नीचे नहीं हो सकते, करेक्ट? सो आई थिंक फ्यूचर से बहुत ज्यादा आपको संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर मन अच्छा है, मूड अच्छा है, कुछ खरीदने का मन है, तो आप पढ़ोगे चलो यार 125 ऊपर है, अमेरिका में अच्छा कुछ होगा, ले लेते हैं। लेकिन वो भावना है कहाँ? वो तो है ही नहीं ना। बोला होगा यार, क्या करना है? जब मूड खराब हो तब भरोसा नहीं होता कि ये तेज हो सकते हैं, और कोई ये नहीं कहता कि 500 ऊपर हो जाएंगे, राइट? सो इस वक्त सेंटिमेंट इतना बिगड़ा हुआ है ना कि फ्यूचर्स पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा। ये भी नहीं कि सब मान ले कि बिल्कुल खराब ही हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, किसी का खरीदने का मन नहीं, ट्रेडर्स तो बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट, इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत खरीदारी अगर आपके कोई कर रहे हैं तो लोकल फंड्स कर रहे हैं, जिनके पास पैसा आ रहा है, उनका काम है पैसा लगाना। तो गिरते मार्केट में नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? तो अपनी ताकत से थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। दूसरी चीज है FIs की तरफ से, उनकी तरफ से अभी तक कहीं कोई ऐसा रिलीफ के संकेत नहीं कि हमने बेचना बंद कर दिया है, आपको जब लेना है ले लो, ठीक है। उनका बेचना अपना चालू है। कब बंद होगा
भगवान जाने। सो आई थिंक बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव, ये दोनों ये तो। मार्केट पर आपके लिए भारी पड़ते हुए दिखे हैं। कब तक? हाँ, 3.5 तक। ये तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम बता दी सर आपने। काश अगर 3.5 तक भी खत्म हो जाए तो क्या बुरा है, कल से ना देखने को मिले। लेकिन दीप इस वक्त है ना, इतने ज्यादा मूविंग फैक्टर्स हैं, मेरे ख्याल से क्लियर कट डायरेक्शन जो बाजार लेने की कोशिश करेंगे वो फेड की मीटिंग के बाद ही होगा। फेड की मीटिंग तक ढेर सारी खबरों, फेड के एक्शन, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, इन सब के बीच में ऊपर नीचे झूलते दिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से बाजार और कमजोर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं कि एक शार्प वी शेप रिकवरी भी दिखा दे। सो इसलिए बेहतर ये कि किसी तरह के अंदाज लगाने के बजाय लेवल्स पर फोकस करिए, डायरेक्शन पर फोकस करिए। जब तक मजबूती का पहला संकेत नहीं आता तब तक आप कमजोर हैं। अच्छा। ये फॉर्मूला लगा लीजिए, जब तक मजबूती का पहला संकेत नहीं आता तब तक कमजोर है। जब तक शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए पहली बार स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तब तक आप कमजोर है। और वो अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर आपका, अगर आप शॉर्ट हैं, पहला स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे? 17,350, और आज का हाई कितना? 17,225। उससे भी इतने दूर है आप। हाँ। मतलब आज हाई से गिनना हो तो भी 125 पॉइंट दूर रह गए। तो आप पहले स्टॉप लॉस पर ही नहीं पहुंचे तो मजबूत कहां से हुए? बैंक निफ्टी आप स्टॉप लॉस रखेंगे 40,000 का मिनिमम, आज 39,750 के आसपास का हाई है। तो आप बहुत दूर है। तो अभी तक तो शॉर्ट सेलर को टेंशन ही नहीं है, Right. या जिसने बेचा उसको जल्दबाजी भी नहीं है कि खरीद लूं, काट लूं। तो ऐसे में नीचे की जगह तो है ही। अब कहां तक नीचे जा सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। दिन के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था दिन का 16,950, 17,025 निफ्टी पर, और एग्जैक्टली आपने उसी लेवल के आसपास आज का लो बनाया 16,998, इसी रेंज में 16,950, 17,025, यहीं पर आप वक्त बिता रहे हैं पिछले घंटे डेढ़ घंटे से। बैंक निफ्टी 39,100, 39,300 दिया था आज आपको सुबह, पहला डे सपोर्ट लेवल 39,132 का लो है, वहीं 39,100, 39,300 के आसपास। तो पहले सपोर्ट लेवल पर है, अगर 3.5 तक इसे भी होल्ड कर लें तो और ज्यादा खराब नहीं है। अगर आप बंद होते होते थोड़ी रिकवरी कर लें डाउ फ्यूचर्स को देखकर, और डाउ फ्यूचर्स समझिए अभी 125 ऊपर है, 200, 250, 300 ऊपर हो जाए और आपकी रिकवरी आ जाए, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज क्या अच्छा होगा क्या खराब होगा इसका अंदाज लगाने के बजाय, और बाजार ऊपर चले जाएगा नीचे आ जाएगा, इस वक्त ये वक्त नहीं कि आप ये क्लियर कट अंदाज लगाने की कोशिश करें। इस वक्त आपको सही सपोर्ट लेवल पर अगर खरीदना ही तो खरीद कर वहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, सही रुकावट के लेवल पर बेचकर स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेडिंग पोजीशन मिनिमम रखनी है, इंट्राडे रखनी है, और कुछ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ ना करें ना, कुछ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा ठीक है। बट फिर भी क्या है, वॉल्यूम तो है ही है, लोग ट्रेड तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत तो और सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा आप अगर चांस लेना चाहें स्टॉप लॉस के साथ ले लीजिए, वॉलेटिलिटी का फायदा मिलेगा। लेकिन बड़े मुनाफे के लिए ट्रेड करने जैसा मार्केट है नहीं, तेजी करें मंदी करें, छोटे मुनाफे के लिए करें, ज़्यादा बेहतर है। गॉट इट। चलिए, ये है इस समय का सेटअप। 17,000 अभी तक तोड़ा नहीं है, देखते हैं थ्रू द शो होल्ड होता है कि नहीं। आइए, अरमान और कुशल भी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और आज की कुछ खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में हुडको फोकस में रहेगा, अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक है, साथ ही अपोलो पाइप्स यहां पर फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। फरवरी महीने का सीपीआई आंकड़ा यूएस का ये आपके सामने आता दिखेगा आज शाम को, तो यहां पर फोकस रखना है। और कल के दिन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसमें मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये शामिल है, अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। साथ ही स्पोर्ट किंग इंडिया, यहां पर इसका बायबैक खुलता हुआ दिखेगा, 29 मार्च तक ये बायबैक खुला रहेगा। आईपीओ के लिहाज से ग्लोबल सर्विसेज का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। यहां पर जो इन्होंने इशू साइज 155 करोड़ रुपए का रखा है, और जो प्राइस बैंड है 133 से 140 रुपए का ये डिसाइड किया गया है। साथ ही पीपीआई और रिटेल सेल्स आंकड़े फरवरी महीने के यूएस के लिहाज से ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट है जो आपको ध्यान में रखना है। जहां तक 16 मार्च गुरुवार की बात है, यहां पर सेल, आदित्य बिल्डर, सनलाइफ एएमसी और साथ ही ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ये तीनों कंपनियां अंतरिम डिविडेंड या डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक करती हुई दिखेंगी। साथ ही जागरण प्रकाशन बायबैक इसका बंद होता हुआ दिखेगा। वेल्सपन एंटरप्राइजेस का बायबैक खुलेगा और ये 31 मार्च तक खुला रहेगा। प्राइस 200 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यहां पर इसकी एक्स डेट है अंतरिम डिविडेंड की, और ग्लोबल डेटा पॉइंट्स के लिहाज से फरवरी महीने का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा यूएस का और यूरोप की ईसीबी पॉलिसी, यहां पर क्या फैसला लेता है ईसीबी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी आने वाली है, डेटा आने वाला है, बाजार तो ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है इस समय, बस देखते हैं कैसा एक्शन वहां पर रहेगा। अरमान, बताएं आज खबरें कौन सी है हमारे पास? जी, खबरों में सबसे पहले कोल इंडिया, यहाँ पर अपडेट है, पावर सेक्टर के लिए लगभग 15.6 करोड़ टन कोल जो है सप्लाई का लक्ष्य है।
ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, यहाँ से यूएस एफडीए से इनको एक जेनरिक दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का उपयोग जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मैस्टेक कंपनी को एक डिस्को से नया ऑर्डर मिला है और ये फ्यूचर रेडी क्लाउड बेस्ड पर्सन पावर सॉल्यूशन के लिए जो है इनको ऑर्डर मिला है। एक्सेरो टाइल्स, यहाँ पर अपडेट आया है, पदरा प्लांट में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है और अगर ये भी अपडेट है इसी के साथ साथ कि कोई सामान या दस्तावेज जो है वो जब्त नहीं किए गए हैं। एलआईसी पर अपडेट है जिसमें एम जगन्नाथ जी और श्री तबलेश पांडे जी दोनों को अगर आप देखेंगे नए एमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है। टीसीएस, यहाँ पर प्लांट ऑपरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने एक नई सुविधा लॉन्च की है, 5G से लेस कॉग्निटिव प्लांट ऑपरेशन एडवाइस जो है लॉन्च करते हुए दिखे और 2 ब्लॉक डील्स है जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक 28 लाख शेयर और एचडीएफसी बैंक 16 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, ये हैं ढेर सारे एक्शन वाले स्टॉक्स जहां बाजार बंद होने खुलने के बाद या तो कोई खबरें आई है या फिर बड़े सौदे होते नजर आए। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ, तैयार हैं हमारे साथ इस वक्त बंसल जी, कुणाल सरावगी साहब, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी और नितिन मोरारका साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला बिगुल क्लोजिंग शो के लिए वागले साहब की तरफ से वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूं क्योंकि मैंने एक्चुअली आपको मैसेज तो भेजा है लेकिन समाओ मेरे को वो कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। आराम से 3:30 बजे तक का समय है सर आपके पास, उसके पहले ज़्यादा बता मत दीजिएगा करना। उससे ज़्यादा मत करवाइएगा। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी भी बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी 3:30 तक आप बताइएगा जरूर। जी बंसल जी, आज वागले साहब बड़े मैचिंग लग रहे हैं, नहीं? हाँ। बताएं सर। मैं अभी कुणाल जी से ही पूछ रहा था, आपको समझ में आ रहा है कि जैसे सुबह पूरा वेट करा है, अभी भी पूरा वेट करना है, तो कुणाल जी ने रिप्लाई करा वेट। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इनएफिशिएंसी थोड़ी बहुत दिख रही है स्क्रीन पर आज सुबह से हमें, उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार कुणाल जी हैं। नहीं अनिल जी, मेरा कहने का मतलब ये है, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट अनिल जी, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो अनिल जी आती है। हाँ, तो मतलब जो आप कह नहीं पा रहे कुणाल जी को मुझसे कहलवा रहे हैं। जी कुणाल जी, आपको कोई सफाई देनी है? अनिल जी बिल्कुल सफाई देनी है। अनिल जी अनिल जी देखिए, कोई भी प्रस्ताव बंसल जी नहीं भेज रहे हैं, केवल पूछ रहे हैं आपके पास कोई कॉल है क्या। तो अनिल जी इसका अर्थ ये है कि खुद भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं अनिल जी। अच्छा, ये तो फिर अलग बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे आज सुबह सुमित जी ने चोला फाइनेंस बोला था बेचने के लिए, वागले साहब ने कोफोर्ज, सुमित जी ने टेक महिंद्रा और वागले साहब ने यूपीएल, ये 4 कोला है। बाकी सुमित जी की तरफ से कैश का ऑप्शन था और 10 की कमाई भी खाली कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। वाह, ऐसा आप लो फील ना करें बंसल जी। आपने 10 की कमाई में एनएचपीसी दिया है, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, चिंता की कोई बात नहीं। डोंट फील वेरी लो, ओके। पहले से मार्केट लो पर ही चल रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। 17,000 के आसपास है निफ्टी और 39,350 के आसपास है बैंक निफ्टी, कमजोरी के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम कमज़ोर, और वजह है आज की गिरावट के पीछे आप बाहर के चीज़ों को जितना आपको कोसना है कोस सकते हैं, लेकिन इंटरनल हमारे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मूड खराब करते दिख रहे हैं। मसलन अदानी एंटरप्राइजेस निचले सर्किट के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, 9.5% से ज़्यादा हो चुका है ये कमज़ोर, और आज 180 रुपये का बड़ा कट। और साथ ही साथ अदानी पोर्ट, और मैं बता दूं आपको अगर भूल गया तो ये दोनों ही निफ्टी का हिस्सा है, और अगर निफ्टी का एक स्टॉक 10% नीचे हो, दूसरा 5.5% नीचे हो, तो जाहिर सी बात है वो दबाव तो आपको दिखेगा ही। लेकिन एक मजबूत शेयर में जो आज बिकवाली हुई है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। लंबे समय से अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ ये शेयर आज कमजोर हुआ है। नितिन जी, आपको देखने इसके जी 8 महीने के बाद इस लेवल पे आया है। 8 महीने के बाद इन लेवल पे आया है, एक ही दिन में 1160 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो नितिन जी जरा इसके चार्ट्स, वायदा कारोबार के डेटा जो भी आप देखना चाहें, जैसे देखना चाहें, जरा देख के राय दें सर। M&M क्या करना चाहिए? क्यों जी, इसमें 4 दिन से काफी अच्छी सेलिंग है, और इनफैक्ट अगर वीकली चार्ट्स देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन है, और बिल्कुल काफी स्ट्रांग हुआ करता था। ये 1200 की रेंज से नीचे ब्रेकडाउन लिया है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब वापस 1100 1050 की रेंज में आना चाहिए, क्योंकि अब ये हम देख रहे हैं कि जब मार्केट 17,000 के आसपास है, बिल्कुल 17,012 के आसपास अभी स्पॉट है,
बट जो बड़े स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, इन सब में सेलिंग हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। एमएनएम भी हम फ्रंट लाइन में लेके चलते हैं, तो ये इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी में ब्रेकडाउन 17,000 का हो सकता है और ये 16,800 16,700 की तरफ निफ्टी जा सकती है, क्योंकि अब फ्रंट लाइन में हम वापस से न्यू लेग ऑफ सेलिंग या ब्रेकडाउन देख रहे हैं। तो उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि एमएनएम नीचे करीब 1100 और 1050 की रेंज में आना चाहिए, तो यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। आप पुट ऑप्शंस लेकर के चल सकते हैं, इसकी पुट ऑप्शंस भी एक्टिव है। पुट ऑप्शन में करें खरीदारी एमएनएम में, यहाँ से भी थोड़ी और कमजोरी है संभव, 50 से 100 रुपए निकल सकता है, ऐसा मानना है नितिन जी का। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, सुबह टेक महिंद्रा का सेल कॉल दिया था, 1 रुपए के लिए भी टारगेट बचे, ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो ये उसका अपडेट, कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता तो कर सकता है। दूसरा अनिल जी, बलरामपुर चीनी सेल दिया था, उसका ऑलमोस्ट टारगेट हिट है, उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, टारगेट अचीव का बोर्ड लगा सकते हैं। अब सेल कॉल मेरे रडार पे है अनिल जी। मार्केट्स के अंदर अभी भी दबाव जारी है, 17,000 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो पिछले कुछ दिनों से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब ये स्टॉक वीक होगा। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 179 रुपीज। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे, कल का परसों का लो ब्रेक हो चुका है। मेरे को लग रहा है कि एनटीपीसी अब यहाँ से गिरने को तैयार है। 182 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा है। नीचे में जो इसका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 175 रुपए का, 175 रुपए का भी लेवल ब्रेक हो सकता है और 172 रुपए तक के लेवल एनटीपीसी के अंदर नीचे में देखने को मिल सकता है। तो 1 से 2 दिनों के लिए एनटीपीसी में बिकवाली करे 182 के स्टॉप लॉस से 175 और 172 के टारगेट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो अब एनटीपीसी में देखने को मिलना चाहिए। ओके, 175 172 दो टारगेट हैं जिसके लिए एनटीपीसी में करनी है बिकवाली। और अभी भी आखिरी 1.5 घंटे में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तब एक बार फिर से पोजीशन यहाँ पर खराब होती दिख रही है। 17,000 के नीचे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है और बाजार में जो कुछ माहौल खराब होता हुआ दिख रहा है उसमें बाजार के जाने माने दिग्गज रामदेव अग्रवाल सर से भी हम आपको बस बात करवाने वाले हैं। उनसे लेंगे आइडिया कि इस तरफ इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाजार में उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक आइए एक बिगुल के बाद, हाँ 17,000 के नीचे 13 अक्टूबर के बाद। मैं बोला था ना आपको 12 अक्टूबर और 30 सितंबर के डेटा मैंने आपने निकाले थे कल, आज सुबह वही बात हो रही थी। बिल्कुल 12 अक्टूबर वाली याद है, ये देखिए 12 अक्टूबर 12-10 आगे रिविजन और नीचे के मत देखना बस, और पीछे मत जाना। बस तो मैं कल के बाद ना देखूं लेकिन मजबूरी है, क्या करूँगा। अब लेवल नीचे नीचे आते जाते हैं, फिर पीछे जाके देखना पड़ता है। तो कल तो रात को बैठ के सारी पुरानी फाइल निकाल के यही काम कर रहा था। मैंने कहा देखो अब कहाँ तक जाना से जाएंगे। एनीवे, आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, आपने जो अडानी रिलेटेड स्टॉक्स कहा वो टाइम पे मेरे नज़र में एसीसी आया है। एसीसी में एक फ्रेश ब्रेकडाउन है और सिर्फ 3.5% डाउन है, तो मुझे लगता है और जगह है जाने के लिए। अभी करंट भाव है 1710-12, यहाँ पर बेचे 10 रुपए की रेंज रखे। मेरा मानना है ये 1700 तोड़ेगा और तोड़ने के बाद कम से कम 50 रुपए की डाउन मूव आनी चाहिए। मेरा टारगेट 1640 का है और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1720। इस पे करनी है बिकवाली, ये है आपके लिए वागले साहब की राय। और देखिए क्या ब्रेकडाउन आ रहा है। बाय द वे अनिल जी, जब आप अदानी ग्रुप स्टॉक से बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट और पोर्ट्स तो निफ्टी का हिस्सा है, बट वायदा कारोबार के भी दोनों स्टॉक्स टूट रहे हैं। एसीसी अभी बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है। अंबुजा ऑलरेडी देख लीजिए सर, 6.5% का ब्रेकडाउन इस पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो अंबुजा में और बड़ी बिकवाली इस समय आपको आती हुई दिख रही है। 7% हो गया अभी काउंटर, थोड़ी देर पहले 6.5% था। तो वहां से सेलिंग प्रेशर जो है वो और आपको बिगड़ते हुए दिख रहा है। तो इनके कैश वाले स्टॉक्स खैर सर्किट पर हैं, जो वायदा कारोबार वाले स्टॉक्स हैं वहां पर भारी भरकम बिकवाली हो रही है। नितिन जी के लिए भी आइए, नितिन जी के लिए बिगुल निफ्टी के बाद नितिन मोरार का। बताएं नितिन जी। देखिए दीपांशु, यहाँ पे इन्फोसिस की पुट ऑप्शंस की सलाह होगी और ये हम 1400 की पुट ऑप्शन लेंगे, जो अभी करीब आपको 22-23 ऐसे मिलनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 10 रुपए का होगा और टारगेट करीब 40 के आसपास का होगा, यानी कि ये पुट ऑप्शन डबल हो सकती है। अब
इन्फोसिस या पूरे आईटी में हम देख रहे हैं कि शॉर्ट बिल्डअप है, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। आज हम आईटी में फिर से शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं। इन्फोसिस में करीब करीब जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है वो 2.5% है, और निफ्टी में भी जो ऊपर बाउंस हुआ था वहां पे पुट ट्रैपिंग हुई, यानी कि जितने भी पुट्स हैं उसके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब वापस से निफ्टी गिर रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी डाउन साइड को लीड कर सकती है। तो इन्फोसिस की पुट ऑप्शन 1400 की लेंगे, जो आपको करीब 21-22 में मिलेगी। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 40 रुपए के टारगेट होंगे। यह है आपके लिए इन्फोसिस पुट खरीद कर चलना है। 1400 का पुट आपको खरीदना है इन्फोसिस में। ये है नितिन जी की राय इस समय, और वीकनेस भी इस पर आपको आती हुई दिख रही है। अनिल जी, रामदेव जी के साथ आपकी बात हुई है? बिल्कुल, रामदेव सर के साथ हमने एक इंटरव्यू किया रहा आज, और पिछले 2-4 दिनों में जिस तरह का संकट गहराता हुआ दिख रहा है मार्केट का, उसके ऊपर पूरी विस्तार से हमने बातचीत की। और ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इस पर आइए सुनते हैं उनकी राय, जो थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्ड की है। बढ़ती हुई ब्याज दरें और ऊंची महंगाई के खतरे से जूझते हुए अमेरिकी बाजार, अमेरिका की इकोनॉमी और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ, लेकिन इन सब के बीच में इस डर से निपटने की जो कोशिश की जा रही थी, एक आउट ऑफ सिलेबस नया डर आ खड़ा हुआ है। जी हाँ, SVB, जिसका नाम पिछले हफ्ते तक हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं और कभी जरूरत भी नहीं समझी। जी हाँ, अमेरिका का एक बैंक दिवालिया हो चुका और उसके बाद और एक के बाद एक कई सारे बैंक सवालिया निशान पर। अब बड़ा सवाल ये कि लोग ये जान रहे हैं, मान रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहीं फिर से 2008 के लेमन ब्रदर्स और सब प्राइम संकट की शुरुआत जिस तरह से हुई थी, क्या वैसी ही शुरुआत फिर से हो रही है? ऐसे में सबसे अनुभवी आवाज़ जो आपको सुननी चाहिए, जिन्होंने एक नहीं ऐसे कई मौके देखे हैं जब बाजार में इस तरह के बड़े संकट आए और इन संकटों से बाजार कब और कैसे निकला, तो आइए गाइडेंस लेते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और वेल्थ क्रिएशन गुरु रामदेव अग्रवाल सर से। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। मतलब वो मुसीबत में राम ही याद आते हैं तो इस वक्त हमें वैसी मुसीबत नजर आ रही है। हाँ। और सबसे बड़ा डर तो ये लग रहा है कि कहीं 2008 वाला मामला जैसे शुरू हुआ था, हाँ। क्या उसी तरह की शुरुआत है, क्या उसी तरह की रिपीट इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है? देखिए, बैंकिंग सिस्टम हमारी समझ ये थी कि भाई बैंक्स डूबते इसके लिए कि बिकॉज ऑफ बैड लोन्स, खराब लेंडिंग करते उसके कारण से डूबते आप करके। अब इसमें खराब डिपॉजिट के कारण से आप डूब रहे हो। हाँ। ये उल्टा है। हाँ। क्योंकि आपके लोन्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम का टेन्योर का है कि भाई आपका फिक्स लोन में आपने दे दिया 2% में, अच्छे लोगों को दिया लेकिन 2% में दिया है, और सामने आपका लायबिलिटी जो है वो ओपन था, सब डिमांड डिपॉजिट था। सो ये जो लो इंटरेस्ट रेट का माहौल था बहुत लंबे समय के लिए, उसमें एक आर्किटेक्चर बन गया पूरे बैंकिंग सिस्टम का कि भाई इंटरेस्ट है ही नहीं, मतलब इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो उसके कारण से सब 20-30 साल के लिए आपने फिक्स रेट में कर दिया। तो मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ ये सीखने की चीज़ है जो हो रहा है अभी यहाँ पर अमेरिका में, कि भाई आप बिना बैड लोन दिए भी आप डूब सकते हो इफ़ यू आर बैंकिंग। तो बैंकिंग में जो रिस्क मैनेजमेंट है, पूरा जो समझ है कि आपका एसेट लायबिलिटी मिसमैच है कि नहीं, मतलब मेरे पास जो लायबिलिटी है उसके लिए अप्रोप्रिएट लायबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट एसेट्स बुक, वो बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये अभी तो खैर ठीक है, मतलब जो लेमन ब्रदर्स के टाइम में फेड ने 10-15 दिन के बाद किया सोच समझ के, वो उन्होंने डे 0 में कर दिया उठा के, तो मेरे ख्याल से क्राइसिस तो अवॉइड हो ही गई है। क्या 2008 से सीख कर इस बार फेड और अमेरिकी सरकार ने जो पहले ही दिन एक्शन ले लिया, क्या उसे अच्छा समझा जाए या ये समझे कि क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब समस्या बहुत ज्यादा है और फेड और अमेरिकी सरकार सोचती कि ना बाहर नहीं आनी चाहिए, तुरंत एक्शन ले लो? नहीं भाई, देखिए कोई प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बढ़ा के फिर उसको ठीक करो, उससे अच्छा है कि निप इन द बड, मतलब डे 1 में डे 0 में समझ में आएगा उनको प्रॉब्लम, इसका जो कोलेटरल डैमेज है वो बढ़ते आएगा। क्योंकि आपने कि देखिए बैंकिंग में एक बात है, कोई भी प्रोडक्ट करते हो ना आप अकेले नहीं हो, जितने मतलब 800-900 जितने बैंक है सब ने किया हो, सही बात, वो पाप सबने किया, या गलती हो गया, मिस जजमेंट जो भी हो गया वो सबने किया है। अब कहाँ पर कितना है आपका बहुत ज्यादा, तो आप पहले आ गए, यू द फर्स्ट वन, मतलब आपका 90% 95% इज लाइक दैट, तो आप सबसे पहले बने, देखते देखते दूसरा हो गया। तो उसी कारण उन्होंने रियलाइज किया वीकेंड में ही कि भाई ये बढ़ जाएगा आगे, लेट्स कंटेन इट हियर, अदरवाइज दे विल बी रन इन ऑल द स्मॉलर बैंक्स। सो अभी अब क्या डिपॉजिट गारंटीड है, तो अभी आई थिंक प्रॉब्लम शुड गेट सॉर्टेड, लेकिन आई थिंक देयर विल बी मेनी मोर इश्यूज एज वी गो फॉरवर्ड। आपको क्या लगता है अमेरिकी बाजारों में जो असर आना है आ गया, या बड़ा असर आएगा, और फिर हमारे बाजारों पर क्या असर पड़ सकता है?
ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब क्या है, बैंक्स का कैसा रीरेटिंग होता है, डीरेटिंग होता है। देखिए इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा रहेगा। यदि मान लो यूएस में, यदि मान लो बैंक्स का वैल्यूएशन मतलब जो से 10 का पी या से 2 बुक में बिकता है, वो यदि मान लो 1 बुक हो जाए पूरा का पूरा, भाई ये फंडामेंटली रिस्की एसेट है, तो उसका कीमत कम हो जाती है। यहाँ तो सब, यदि कोई सेक्टर अच्छा चल रहा है तो बैंकिंग ही चल रहा है। करेक्ट। तो वहाँ पर यदि मान लो मतलब ग्लोबल सेल ऑफ के कारण से डीरेटिंग हो, जो कल परसों भी यहाँ दिखाई पड़ रहा था कि भाई एपेटाइट टू बाई इनटू बैंक्स इज लेस। सो उस टाइप का, बाकी तो ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन किसी का है नहीं, ना तो हमारा एसेट्स फॉरेन के हैं और नहीं लायबिलिटी फॉरेन के। पूरा मतलब एटलीस्ट इंडियन बैंक्स आर ऑल 100% लायबिलिटी एसेट, ऑल इंडियन। और यहाँ का रेगुलेशन भी बहुत टाइट है, बहुत टाइट। आई थिंक एक्सट्रीमली वेल मैनेज्ड रेगुलेटर्स आर देयर। वो हर तरीके से ये रिस्क जो है ना, मेरे को लगता है यहाँ पर ये इस टाइप का कुछ हो सकता था इंडिया में। और नहीं, और दूसरा क्या, यहाँ पर इतना इंटरेस्ट रेट बदला भी नहीं है। वहाँ तो क्या है 0 और 1% से सीधा 4-5% तक पहुँच गया, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट इवन हायर। तो वो चीज़ जो है एसेट रिप्राइसिंग का जो हो गया, वो सब प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर सब संभलते जा रहे हैं। यहाँ पर पर से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आता मेरे को। तो हमारे मार्केट में पैसा लगाने का समय आ गया है। वो तो हमेशा ही रहता है। और आप जैसे बोले कि मुझे खराब समय है तो और भी अच्छा है। तो मतलब आई थिंक इट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू सेलेक्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स। मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर के बैंक्स और अच्छा, फाइनेंशियल्स पे ही भरोसा रखना है, भले वहां पर बैंक पिट रहे हो। देखिए बाकी तो प्रॉब्लम तो वहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर यदि आपको 20 का पी वाला 15 का पी मिल जाए, ग्रोथ तो वहीं बने, मतलब नथिंग इज चेंजिंग। करेक्ट। जस्ट दैट वहाँ पर का जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, उसी कारण से पूरा एक आउटलुक नीचे आता है। एक सेक्टरल प्रॉब्लम है अभी तक, तो सेक्टरल प्रॉब्लम है। आगे यदि स्पिल ओवर होता है तो बात अलग है, बट राइट नाउ इट इज सेक्टरल प्रॉब्लम। तो अब एक चीज और जो अमेरिका के बाजार दिखा रहे हैं और वहाँ की इकोनॉमी दिखा रही है, बॉन्ड डील्स वहाँ का तेजी से घट गए, 2 दिनों में बहुत जोर से घटे, और डॉलर इंडेक्स भी। तो क्या हम एक ज्यादा वोलेटाइल मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगले कुछ दिन कुछ हफ्ते बड़े मुश्किल भरे रह सकते हैं, या इस वोलेटिलिटी में ही बढ़िया मौके ढूंढने हैं? वोलेटाइल तो हो जाएगा पक्का, बिकॉज दिस आर्टिफिशियल सपोर्ट। तो ये जो मतलब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वहीं खड़ा है। आपने ऊपर से सपोर्ट दे दिया है, तो जो जिनको सपोर्ट नहीं मिला है, प्रॉब्लम विल गो देयर। क्योंकि स्पेकुलेटर तो वहाँ जाके मस्ती करे। देखिए परसों जो जिनको बेचा, कल नए सेट ऑफ बैंक्स को उन्होंने मारपीट किया, तो वो तो स्पेकुलेटर, उनको पैसा आ गया, तो वो तो जाते जाएंगे, सबको क्लीन करेंगे पूरा समय ना। फिर आखिरी सवाल ये कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, पैसा डाल के बैठे हैं, नेचुरली ज़्यादातर तो लॉस में ही है, वो क्या करें? और जो नया पैसा डालना चाहते हैं इस मार्केट में, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए आपको इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनके लिए ये तकलीफ वाला काम है, बिकॉज दिस इज़ अ नो रिटर्न फेज। मतलब आप जो है, मतलब आप तूफान से निकल रहे हो बाहर, तो इसमें रिटर्न का तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। लेकिन यही तूफान जो है, जो नीचे का भाव बनाएगा, वहीं से अच्छा रिटर्न बनेगा। तो इसमें क्या पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। देखिए इक्विटी में आज खराब दिख रहा है, और कब मतलब कैसे पलट जाएगा। जैसे बहुत अच्छा दिख रहा था 3-4 महीने पहले, और बहुत खराब हो गया अभी, और उसका समय नहीं लगता है कभी बदलने। कल जाकर यूक्रेन बंद हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब कंटिन्यूस इवेंट्स हो रहे हैं। सो क्या है, आपको फेथ होना बहुत जरूरी है। जैसे आप बिजनेस में हैं, तो आप बिजनेस में अब हर रोज के हिसाब से थोड़ी ना आप शेयर बेचते खरीदते रहोगे। यू आर देयर इन द बिजनेस यार, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ऐसे ही आप इन्वेस्टिंग में भी जो है ना, आप अच्छे पोर्टफोलियो बनाएं। डोंट लीवरेज योर पोर्टफोलियो, डोंट लीवरेज द पोर्टफोलियो फॉर गॉड सेक, एंड देन सिट। थोड़ा सा मतलब थोड़ा तकलीफ होगा, मार्क टू मार्केट लॉस आएगा, बट इज अ कोटेशनल लॉस। वो साल 6 महीने में आपको नॉट ओनली विल मेड अप, बट वहाँ से भी ऊंचा जाएगा। ठीक बात है। तो इस मार्केट में बने रहें, डटे रहें, और मैं बोल रहा हूँ, मैं जब चालू किया ना, तो 100 के इंडेक्स से चालू किया। सेंसेक्स 100 का था, सेंसेक्स 100 का, हमने 60,000 का देखा। क्या बात है। और ये बात है 1980 सबसे पहली बार खरीदा। हाँ, 79 का आपको 100 का इंडेक्स है, 50 साल। वही तो, ये जो है ना पेशेंस, वो बहुत जरूरी है। 50 भी नहीं, 43 साल। क्या बात है। तो बिल्कुल रामदेव सर की राय एकदम साफ है। वोलेटाइल मार्केट रह सकते हैं, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। सिस्टम में जो कुछ प्रॉब्लम्स अमेरिका में दिख रही है, उस पर नज़र रखें, लेकिन यही मौका है, आप मजबूत शेयरों के साथ बने रहें, और मौका मिलने पर अच्छी क्वालिटी के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो ये थे बाजार के सबसे भरोसेमंद आवाज रामदेव अग्रवाल साहब की तरफ से इस संकट पर पूरी बातचीत और आगे का डायरेक्शन। इसी संकट पर हमारी एक और खास पेशकश, क्यों और कैसे डूबा एसवीबी और आगे के लिए क्या है आपके लिए राह, कैसे अपने निवेश को संभाले और क्या कुछ करें, इस पर देखिएगा हमारा टेलीकास्ट रात 8:30 बजे मेरे और दीप के साथ, क्यों और कैसे डूबा एसवीबी। अगर आपने सुबह 10:30 बजे मिस किया है तो फिर से देखिए, और 10:30 बजे देखा है तो रिवीजन कीजिए। ऐसे संकट बार बार नहीं आते, तो जो कुछ सीखना है तुरंत ही सीख लिया जाए। और देखिए जो है ना, जिस वक्त मामला हो ना, 8वीं क्लास की पढ़ाई 8वीं में की जाए तो ठीक है, तो 5वीं की 5वीं में, कॉलेज की कॉलेज में। करेक्ट। अभी संकट आया एसवीबी का तो अभी सीख लेना ठीक है। आपने ये सोचा कि मैं तो बाद में पढ़ लूंगा, अब मुझे बताओ सी करने के बाद अगर कोई बीकॉम का एक चैप्टर रह गया बाकी और मैं सोचूं अब जाके पढ़ लूँ तो पढ़ सकता हूँ? नहीं ना, बहुत मुश्किल होगा। नहीं मुश्किल क्या, मतलब आपका माइंडसेट ही नहीं है अब क्यों पढ़ूं ऐसा। तो बाद में क्या होता है, बाद में हम सब बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, जिससे बाजार सुधर जाता है। Exactly. इसलिए ये संकट, इस संकट से कुछ सीखना है, समझना है, तो अभी पढ़ लीजिएगा। अगर इस बात में किसी को डाउट हो मैं गलत बोल रहा हूँ तो चोपड़ा साहब भी हमारे साथ आ गए हैं और बाकी लोग भी आए हमारे। मुझे एक बार आपके अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ भाई, वो जो लेसन जब सीखना है तभी सीख लेना चाहिए, बाद के लिए छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत सीनियर हो जाएंगे तब सीख लेंगे, जब मतलब दादाजी बन जाएंगे तब सीखेंगे कि अच्छा बेटा कैसे बनना था। कुणाल जी, विशेष टिप्पणी आपकी है जी। अनिल जी, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ अनिल जी। जो जब सही समय होता है तभी वो काम कर लिया जाए तो अनिल जी उसके सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए चूक से कुछ रह भी जाए तो अनिल जी बाद में भी सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। अनिल जी मैंने फिजिक्स पढ़ी अभी काफी बड़ा हो जाने के बाद, अनिल जी स्कूल छोड़ देने के बाद फिजिक्स पढ़ी मैंने इंटरेस्ट के कारण, तो स्कूल में तो कुछ खास समझ नहीं आई, बाद में अच्छी समझ आई अनिल जी। तो ये मेंटल ब्लॉक नहीं रखना चाहिए कि बाद में हम नहीं सीखेंगे। बंसल जी, 2 आसान से सवाल जरा पूछे फिजिक्स के कुणाल जी को, लेट्स चेक कुणाल जी जो कह रहे हैं उस बात में कितना तथ्य और सच्चाई है। नहीं अनिल जी, एक चीज तो मैंने ऑन एयर बोली हुई है कि कुणाल जी ने अभी कुछ समय पहले फिजिक्स पढ़ी है और मेरे बेटे को अनिल जी 12th में भी पढ़ाई थी। ऐसी पढ़ाई अनिल जी, फिजिक्स के नाम से डरता है वो। अनिल जी साक्षात एग्जाम्पल है। मैं सवाल क्या पूछूं, फिजिक्स का फोबिया हो गया है मेरे बेटे को अनिल जी, छोड़ के अनिल जी कॉमर्स स्ट्रीम में शिफ्ट हुआ अनिल जी। और ये चीज अनिल जी ऑन एयर बोली हुई है, आज नहीं बोली, पहले भी बोला था। फिर तो पक्का कुणाल जी ने पढ़ाई की है, हेंस प्रूव्ड। अब तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड है ना। तो चलिए ये है आपके लिए, तो शाम का 8:30 बजे का विशेष शो देखिएगा जरूर। इस संकट पर ही एक बार जरा राय लेंगे हम। चोपड़ा साहब से भी इससे पहले शामिल हो चुके हैं हमारे साथ सेठी साहब, ऑनलाइन पर हैं तैयार। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर, आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज अब बाजार जो 17,000 के आसपास लेवल्स पे है, मुझे लगता है जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स है, जो रिस्क ले सकते हैं, उनको अब यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है अनिल जी आज। ओके, ऐसा सुनने में कल आप, मैं शो में नहीं था तो आप गायब थे? हाँ अनिल जी, आप भी गायब थे तो मैं भी गायब हो गया। गायब क्या हो गया अनिल जी, कोई स्टॉक आया नहीं, और दूसरा अच्छा ही हुआ बिकॉज स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। जिस तरह की मार्केट कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हुई, फिर आज सुबह हुई, तो अच्छा ही हुआ अनिल जी, कल कोई कॉल नहीं दिया। अच्छा, लेकिन गायब होने का रीजन ये था कि मैं नहीं था इसलिए? नहीं अनिल जी, वो तो मेरा उम्मीद है, मैंने तो आपको गुड आफ्टरनून विश भी कर दिया था गलती से। अच्छा जी, बाजार की मार्केट में मतलब और चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं या देखते हैं तो फिर उस समय छूट गया अनिल जी। बट फिर जब मेरा शो हो गया उसके बाद दिखा रहे अनिल जी तो फोन पे है, इसलिए दे रहे हैं, तो मैं तो गुड आफ्टरनून आपको दे दिया। आपने लिया नहीं लिया मालूम नहीं, फोन पे अगर जुड़ गए थे तो लिया होगा आपने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं और बाकी सारे एक्सपर्ट्स की जानकारी के लिए भी कि जब जब मैं शो में नहीं होता हूं तब ज्यादा ध्यान रखता हूं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हो सकता है शो में कर रहा हूं उस वक्त मैं दूसरी चीजों में ध्यान मेरा इधर उधर हो जाए, कई सारे 10 काम और रहते हैं, लेकिन शो नहीं कर रहा हूँ तब पूरा नजर रखता हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहें, ऊपर वाला सब देख रहा है। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक ऐसा स्टॉक है जो आज की मार्केट में भी अच्छा कर रहा है। स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल्स, होटल सेक्टर का स्टॉक। कई बार मैंने इसको पहले भी रिकमेंड किया है, निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया। एक जबरदस्त कंपनी है और होटल सेक्टर एक बहुत ही जबरदस्त दौर से गुजर रहा है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन है
और मिड प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी होटल चेन है, और फिर इनके लग्जरी सेगमेंट भी है जिसका ओरिका नाम का ब्रांड है, जो इनकी 2 प्रॉपर्टीज है उदयपुर में, कुर्ग में। और बाकी ये कंपनी अनिल जी 90 होटल्स ऑलरेडी है इनके, 8,500 कमरे हैं, और हमने पिछले 1 महीने में देखा, कई बार न्यूज में आया, 3-4 नए होटल प्रॉपर्टीज इन्होंने शुरू करे हैं। और बाई FY25 मैनेजमेंट का कहना है 115 होटल्स इनके हो जाएंगे, 11,000 रूम्स हो जाएंगे इनके पास। बाकी होटल की ऑक्यूपेंसी लेवल्स की कई बार चर्चा कर चुका हूं कि बहुत अच्छे ऑक्यूपेंसी लेवल्स है। फिर एवरेज जो इनके रूम रेट है वो भी बहुत अच्छे हैं। इस क्वार्टर में इनके शानदार नतीजे थे, 48 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 5 करोड़ का नुकसान था। और अभी जो G20 की समिट हो रही है उसका भी एक बड़ा फायदा हो रहा है। और अभी शायद लास्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब 28 से 38 मार्च में मुंबई में ये होनी है, और इन्होंने एक मुंबई में कालिना में भी अपना एक नया होटल लॉन्च किया पिछले क्वार्टर में, तो उसका भी फायदा मिल रहा है। ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है इस तरह की मार्केट वाले बाजार में करंट लेवल्स पे सेफ स्टॉक है। FIs DIs भी अच्छी खासी 39% की हिस्सेदारी रखते हैं, तो यहाँ पे इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है 85 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट आना चाहिए और 72 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए लेमन ट्री, जहां CLSA की तरफ से भी आज 102 रुपए के टारगेट आते हुए दिखे। खरीदारी करने की राय, कमजोर बाजार में मजबूत है ये शेयर, 72 का स्टॉप लॉस, 85 के टारगेट। बताएं सर, दूसरा स्टॉक। आज दूसरा स्टॉक भी एक सेफ सेक्टर से लिया है अनिल जी, डिफेंस का स्टॉक है। दिग्गज कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, जो अभी 906-7 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। डिफेंस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जो कि मेनली गाइडेड मिसाइल्स, फिर आपके आकाश मिसाइल्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो भी करती है। फिर कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, टॉर्पीडोज वगैरह बनाती है। जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, एक अच्छी ऑर्डर बुक है, एक यूके की कंपनी के साथ भी टाई अप। और जिस तरह से हम कई बार चर्चा करते ही हैं कि सरकार का अच्छा खासा फोकस है डिफेंस के ऊपर, लगातार नए नए ऑर्डर्स दिए जा रही है या नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं इन सब कंपनीज को। फिर मेक इन इंडिया पे फोकस है। मुझे लगता है ये कंपनी, ये स्टॉक अच्छा करेगा, और अपने हाइट से अभी ये भी थोड़ा करेक्ट हुआ है। हालांकि आज के खराब बाजार में ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और अच्छे नतीजे थे इस तिमाही के। FIs DIs भी अच्छा खासा 18-19% का स्टेक रखते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, HDFC है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, LIC वगैरह ओन करते हैं। पिछले महीने इन्होंने 8 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को भी खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 930 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 890 रुपए का। ओके, तो भारत डायनामिक्स 930 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, और लेमन ट्री 85 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। 2 बेहतरीन कॉल्स सिटी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए, 2:30 बजे हुए हैं, और ये मतलब है कि अनिल जी दे रहे हैं अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, ग्लोबल स्क्रीन ठीक ठाक दिख रही है। 125 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे, 50 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, आधे % की तेजी वहां पर है। यूरोप के अब 2 बाजार, फ्रांस और जर्मनी, पॉजिटिव हो गए। इनफैक्ट जर्मनी तो आधा % ऊपर है। यूके के बाजार भी माइनर गिरावट ही दिखा रहे हैं। तो यूरोप और अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक है। एशिया में तो ऑफकोर्स 2% तक की गिरावट थी। हमारे बाजार भी कमजोर हैं, हालांकि निचले स्तरों से करीब 50 पॉइंट की रिकवरी अभी अभी निफ्टी ने भी दिखाई है। क्या करना है सर? देखो, बेचने के लिए लेवल सही नहीं है और लेने की किसी की हिम्मत है नहीं, तो वैसे तो जितना आप सावधान रहें उतना बढ़िया ही है। 16,950, 17,025 जो हमारा सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन है ही, उसी रेंज में सपोर्ट लिया है। 16,950 के नीचे अगर बंद होता है तो लॉन्ग पोजीशन आपको खत्म कर लेनी चाहिए, अदरवाइज पहले जितनी कमजोरी उतनी है। रहा सवाल ऊपर के लेवल का, तो दीप 17,175 और 17,225 की रेंज रुकावट का काम करेगी। अगर ऊपर आते हैं आप रिकवरी, हालांकि काफ़ी दूर है यहाँ से, यू नेवर नो, अगर रिकवरी मिल जाए तो 17,175, 17,225 की रेंज में आपको हल्का होना चाहिए, और नीचे में 16,950, 17,025 की रेंज में लेना चाहिए। इस 16,950 के नीचे आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,139,300 की रेंज आपके लिए खरीदारी की है। 39,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ अगर रिकवरी आती है तो आपको 39,625 से 39,750 की रेंज का इंतज़ार करना चाहिए, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए 39,600 से 39,750 की रेंज में। फ्रेश ट्रेड अब कम करें तो बेहतर है। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हल्का सा फेवरेबल है खरीदारी की तरफ, लेकिन बात वही है कि आपको फटाफट और थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड, मतलब वो क्या कहना चाहिए, जिसको जल्दी वाले कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो शांति से बैठे एंजॉय करें। थोड़ा रिकवरी दिखा सकता है। अब वो क्यों दिखा सकता है वो मैं डेटा बता दूं आपको। पहली चीज़,
डेटा ये बता रहे हैं कि 17,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर। 17,000 पर 68 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, जो कि हाईएस्ट है। 17,200 के ऊपर बंद नहीं होगा, ये भी आप इत्मीनान रखें। वहाँ पर 85 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। तो आपकी 200 पॉइंट की रेंज बन गई बड़ी, 17,000 17,200। मेक और ब्रेक लेवल जो पहले आपके लिए बनकर आएगा वो 17,100, क्योंकि 17,100 पर मामला बराबरी का है। पुट में है 45 लाख शेयर, कॉल्स में है 51 लाख शेयर। तो 3 बजे तक आपको 17,100 को पार करके टिकना जरूरी है अगर आपको ताकत दिखानी है तो। अगर 3 बजे तक आप 17,100 के नीचे रहते हैं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, फिर आप कहाँ बंद होते हैं। 17,075 पे होते हैं या 25 पे होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, खराब तो खराब ही है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। 3 बजे तक 17 अगर है दम, ताकत है, रिकवरी है, तो फिर 17,100 तो लाओ, वो भी 3 बजे के पहले। ठीक है। अदरवाइज 17,000 17,200 रेंज आपकी है। अब आइए बैंक निफ्टी। मेक और ब्रेक एक ही लेवल है 39,500, जिसके आसपास आप ट्रेड करें। 39,500 के पुट पर 33 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसके नीचे बंद ना हो जी। और 39,500 के कॉल्स पर भी 29 लाख शेयर है। तो दोनों तरफ मामला बराबरी का है, इसलिए 39,500 मेक और ब्रेक। अगर 39,500 तोड़कर आप 3 बजे तक इसके नीचे रहते हैं तो 39,100 39,300 की रेंज में आएंगे। वहां पर चाहे तो हल्की फुल्की खरीदारी कीजिए। 39,500 पार करके टिक गए आप तो 39,625 39,750 तक जाएंगे, वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए। तो यही लेवल्स पे नजर रखिए। एग्जैक्टली क्लियर कट मैं आपको आइडिया और डायरेक्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वैसा मार्केट है ही नहीं। छोटी बड़ी पहाड़ियां कितनी बन रही है आप देख लीजिए दिन के दौरान। हाँ, स्पेशली सेकंड हाफ ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट हाफ में छोटी रेंज में वॉलेटाइल था, अब सेकंड हाफ में थोड़ी सी बड़ी रेंज में वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए लेवल्स पर नजर रखिए, बाकी कुछ खास ना करें तो बेहतर है। खास ना करें तो ही बेहतर है। ओके, ये है आपके लिए अनिल जी की स्ट्रैटेजी इस समय, लेवल्स को रिस्पेक्ट करें। आइए फिर एक स्टॉक जो जबरदस्त रैली में है, और चोपड़ा साहब से भी इसके बारे में बात करेंगे अगर वो उन्हें कवर करते हैं कि नहीं। सोना BLW, कल हमने बड़ी ब्लॉक डील देखी थी। ब्लैकस्टोन ने 20% पूरी हिस्सेदारी कल बेच दी, बट सामने बड़े फंड्स ने खरीदारी करी है, वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। साथ ही कुछ और फैक्टर्स भी हैं। तो आइए देखते हैं गिरते बाजार में सोना BLW की आउट परफॉर्मेंस किस वजह से। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर एक तो सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि जो फंड्स ने बाइंग की है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम निकल कर आए हैं। जो ब्लॉक डील हुई थी कल के सत्र में, लगभग 20.5% हिस्सेदारी यहाँ पर ये बेचते हुए दिखे थे ब्लैकस्टोन, और 4,917 करोड़ का माल बेचा था। जबकि 8 बड़े फंड हाउसेज ने मिलकर कुल मिलाकर लगभग 2,700 करोड़ रुपए का यहाँ पर शेयर्स खरीदे हैं। इसमें हिस्सेदारी वाइज मैं आपको बता देता हूँ कितना परसेंटेज शेयर इन्होंने खरीदा है। मौजूदा इक्विटी बेस के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर सबसे ज्यादा 4.1% स्टेक यहाँ पर खरीदा है। सोसाइटी जनरल 1.5%, फिडेलिटी एशिया वैल्यू PLC यहाँ पर भी 1.3%, BNP पारिबास 1.2% और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने भी 1% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। तो फंड हाउसेज काफी इंटरेस्टिंग है। घरेलू में देखेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल, HDFC म्यूचुअल फंड जैसे जो फंड हाउसेज हैं वो भी शामिल रहे हैं। और इसी वजह से जो ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने अपना बुलिश स्टांस अभी भी बरकरार रखा है, जिसमें सबसे पहले CLA से खरीदारी की राय बरकरार रखी है इन्होंने। हालांकि टारगेट्स थोड़े से रिवाइज किए हैं, 566 से 529 के टारगेट दिए हैं, बट जो कमेंट्री है वो काफी स्ट्रांग आई है, जिसके तहत सालाना आधार पर अगर आप देखें तो 27% की बढ़त का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। साथ ही PLI स्कीम का बड़ा फायदा आगे चलकर कंपनी को मिल सकता है। कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। Q3 FY23 में अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो 23,800 करोड़ रुपए की है। तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है। EV पर बड़ा फोकस है। इनकी बड़ी ऑर्डर बुक का हिस्सा ये जो है कॉम्प्राइज करता है, और इसी वजह से नोमुरा भी यहाँ पर बुलिश है और 570 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। तो मौजूदा भाव अच्छा एंट्री पॉइंट है। ब्रोकरेज हाउसेस के हिसाब से भी कल जिस तरह की गिरावट हुई थी, आज क्लियर कट वो रिवर्सल फंड हाउसेस के जो नाम निकल कर आए हैं उसके बाद आपको देखने को मिल रही है। तो क्लियर रिवर्सल आ गया है। कल तो 6-6.5% गिरा था, आज सारे लॉसेस रिकवर कर लिए हैं और कॉन्फिडेंस भी बाजार का है। चोपड़ा साहब कवर करते हैं सोना BLW, सोना कॉमस्टार। हमेशा ये एक्सपेंसिव स्टॉक रहा है, करेक्शन के बाद भी ब्लैकस्टोन ने पूरी हिस्सेदारी एग्जिट कर दी, बट सामने अच्छे फंड्स ने खरीदारी करी है, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों। दीप, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी भी मैं स्टॉक्स के कुछ फंडामेंटल्स देख रहा हूं, तो जो प्राइस टू अर्निंग है वो 68.3 है। और मेरा जो तरीका है, मैं जिस तरीके से सोच पाता हूँ वो है कि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ, और जहाँ पर वैल्यू मुझे थोड़ी वैल्यूएशन ज़्यादा दिखती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करूँ। ये फंड्स की जहाँ तक बात है, ग्लोबल फंड्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इनके पास दे हैव डीप पॉकेट्स, मगर जो हमारे निवेशक हैं जो हमें टीवी पे देखते हैं और फॉलो भी करते हैं, कई बार खरीदते भी हैं, तो कई बार ट्रैप हो जाते हैं। बड़े फंड्स के पास डीप पॉकेट्स होती हैं, वो होल्ड कर सकते हैं,
बट मैं ये कहूँगा कि ऐसे मार्केट्स में बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू की ओर देखना चाहिए। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि अभी सोना BLW खरीदा जाए। और दूसरे ऑप्शंस हैं, मुझे लगता है अभी भी ऐसे मार्केट में भी चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स हैं जो 1 की पी पे 1 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं 68 की पी का स्टॉक क्यों लूँ और चेन्नई पेट्रो क्यों ना लूँ जो 1 की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी लो पी स्टॉक्स भी हैं जिनमें गिरने का डर कम है, जिनमें अभी भी रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो उनकी तरफ जाना ज़्यादा वाइज है, अच्छा है, रादर देन गेटिंग इनटू सोना BLW। तो हालांकि कंपनी में कोई समस्या नहीं है, मगर मार्केट्स ऐसे हैं कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत सोच समझ के, रिस्क रिवॉर्ड समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कहूँगा कि कंजर्वेटिवली बैठे रहें, या तो इन्वेस्ट ना करें या करें भी तो ऐसी कंपनीज में करें जिनके कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी में निवेश करें और जो वैल्यूएशन कंफर्ट दें वहाँ पर निवेश करें। वैल्यूएशन कंफर्ट फिलहाल सोना BLW में दिख नहीं रहा है, बट ऑफ कोर्स स्टॉक एक ज़बरदस्त बाउंस बैक कैटेगरी में आज आपको दिखे ज़रूर है। कुछ और काउंटर्स जहां पर मूव आ रही है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की तो बात हो रही है, कल भी बात हुई थी, आज सुबह सुमित जी की बाय लिस्ट में भी था, बट यूनाइटेड ब्रूरीज को देखिए, इस काउंटर में भी एक अच्छी मूव आ रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी होल्ड आउट कर रहा है, 1.5% ऊपर है। यूनाइटेड ब्रूरीज में आपको मूव अच्छी बनती हुई दिख रही है, ये स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में है। आइए हिमांशु जी से जरा बात की जाए यूनाइटेड ब्रूरीज के बारे में। हिमांशु जी, देखिए सर, यूनाइटेड ब्रूरीज का स्टॉक, कोई राय इस पे? देखिए, चार्ट पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक में 1400 रुपए के आसपास, और स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छी गिरावट के बाद इस लेवल पर पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हालांकि अभी चार्ट पर कोई खास बाय सिग्नल या किसी तरह का ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक इन्हीं लेवल्स पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ब्रॉडली 1390 1450 ये एक ट्रेडिंग जोन है जिसमें स्टॉक थोड़े टाइम वाइज मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आ सकता है। टाइम वाइज कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकता है, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, दोनों काउंटर्स वीक बाजार में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स आज होल्ड आउट कर रहा है, सुबह बात भी हो रही थी इस काउंटर की, और अच्छे लेवल्स पर ये होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। सुमित जी, सुबह खरीदारी की राय दी थी, वहां से बाजार हमने देखा है कमजोरी भी रही, 768 का हाई भी इसने बनाया, 755 की कल की क्लोजिंग है। क्या करना है इस समय सर? कुछ स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहेंगे इस पे? ऑब्वियसली ये स्टॉक हाई पे चल रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि 760 का ट्रेनिंग सपोर्ट लगा के पोजीशन होल्ड करें। ये स्टॉक के अंदर मजबूती है, सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है और पिछले 5 दिनों के हायर लेवल पे भी आ चुका है। यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉनल्ड्स के अंदर 775 से लेके 780 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, और जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है और जो इंट्राडे प्रॉफिट से संतुष्ट है वो लोग बुक भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इंटरडे प्रॉफिट अच्छे मिल रहे हैं, कल की क्लोजिंग से 10-12 रुपए ऊपर स्टॉक मिल रहा है, अच्छे लेवल्स हैं, तो प्रॉफिट बुक करिए, वरना होल्ड करिए, ट्रेल करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। स्टॉक का मोमेंटम बढ़िया बना हुआ है। आइए, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है आपके लिए, और वो है 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर। चोपड़ा साहब, आपसे भी इस पर राय लूंगा। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इन दोनों कंपनीज को अगर देखें तो कौन सी ज्यादा बेहतर विकल्प है? परफॉर्मेंस वाइज कौन सी बेहतर है? फंडामेंटल्स किसके ज्यादा अच्छे हैं? बुक किसकी ज्यादा इतनी अच्छी लग रही है? आइए, इस पर थोड़ी जो एनालिसिस हमारी टीम ने करी है उसके बारे में समझते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। नुपुर, बताइए कौन सा बेटर ऑप्शन, फ्यूजन माइक्रो या फिर क्रेडिट एक्सेस? अभी फ़िलहाल देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से क्रेडिट एक्सेस के वैल्यूएशन ज़्यादा है फ्यूजन माइक्रो से, क्योंकि उसकी बुक भी बड़ी है और जो एनपीए वो भी कम है। लेकिन अब फ्यूजन माइक्रो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, वैल्यूएशन गैप बड़ा दिख रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और मार्जिन्स देखेंगे तो वो कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं, वो कंप्रेस होते हुए दिख रहे हैं। वो जो गैप है वो अब कम होता हुआ इन दोनों कंपनीज में फ़िलहाल दिख रहा है। साइज़ की बात करें तो फ्यूजन फ़िलहाल जिस स्टेज पर अभी खड़ा है वहाँ पे अगर 3 साल पहले की बात करेंगे तो उसी जगह पर क्रेडिट एक्सेस हुआ करता था। क्रेडिट एक्सेस को आरओए, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे भी देखें तो फ्यूजन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल फिलहाल आपको दिखेगा, लेकिन फ्यूजन भी अब इस पर कैचअप कर रहा है। उसकी जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ समय में, वहाँ से आपको एक कैचअप रैली नज़र आएगी। दोनों माइक्रो फाइनेंस कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में ऑपरेट करती है। क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो साउथ में इनका प्रेजेंस ज़्यादा है, जबकि सेंट्रल नॉर्थ
नॉर्थ इंडिया में आपको फ्यूजन के ज़्यादा नज़र आएंगे। AUM की बात कर लेते हैं। फ्यूजन का फिलहाल देखेंगे तो 8,650 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखेगा और क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो 17,400 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी के पास है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी का कंपैरिजन मैंने किया था तो FY29 में फ्यूजन का 11.5% का था और क्रेडिट एक्सेस का उस टाइम पे करीबन 17% के आसपास का था। लेकिन FY23 के नंबर्स जो एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, FY23 के एक्सपेक्टेड नंबर्स जो आते हैं वहाँ पे 11.5 से बढ़कर वो फिलहाल आपको 17.5 दिखेगा। वहीं पे जो 17% क्रेडिट एक्सेस का था वो सिर्फ 20% हुआ है। तो ग्रोथ काफ़ी बड़ी है फ्यूजन के लिए। और FY24 में एक्सपेक्टेशन जो बन रही है वहाँ पे ROE की वो 20% आपको दिखेगी, जबकि क्रेडिट एक्सेस की भी 20% है। तो ROE के टर्म्स में ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों कंपनीज में आने वाले साल में नहीं दिखेगा, सिर्फ 100 से 200 बेसिस पॉइंट का गैप ROE में हो सकता है। फ्यूजन माइक्रो में ROE की एक्सपेक्टेशन 20% पे स्टडी रह सकती है और क्रेडिट एक्सेस की 21-22% के आसपास रहेगी। अब अगर हम पर ब्रांच की बात करें, कस्टमर्स या डिस्बर्समेंट पर एम्प्लॉय की भी बात करें तो वहाँ पे डिस्बर्समेंट्स में आप देखें तो FY21 में जो 58 लाख के आसपास था डिस्बर्समेंट पर एम्प्लॉय फ्यूजन का, वो क्रेडिट एक्सेस का करीबन 7.5 लाख के आसपास था। अब वही FY23 में 9 मंथ्स के डेटा अगर मैं पुल अप करूँ आपके लिए तो 5.5 से बढ़कर वो 9 हो गया और क्रेडिट एक्सेस का सेम है 9 लाख के 90 लाख के आसपास का। तो जो डिस्बर्समेंट पर एम्प्लॉय है वो भी कंसोलिडेट हुआ है और वो भी एक लेवल पे पहुंच गया है फ्यूजन और क्रेडिट एक्सेस का। एसेट क्वालिटी में देखेंगे तो क्यूमुलेटिव मैंने क्रेडिट कॉस्ट निकालने की कोशिश की पिछले, क्योंकि 2 साल में हमने लॉकडाउन देखा था, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया था। तो 2 साल का अगर क्यूमुलेटिव क्रेडिट कॉस्ट क्रेडिट एक्सेस का निकाले तो वो 10% का आता है और फ्यूजन का 13% का आता है। इसीलिए शायद वैल्यूएशन गैप आपको नजर आएगा अभी फिलहाल के करंट मार्केट प्राइस पे। मार्जिन्स की बात करें तो FY20 में फ्यूजन के मार्जिन्स करीबन 6.5% के हुआ करते थे, क्रेडिट एक्सेस के करीबन 8% थे। लेकिन अब FY23 के मार्जिन्स आप देखोगे तो 10% के मार्जिन्स फ्यूजन भी बना रहा है और क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो यहाँ भी आपको 10% के मार्जिन्स दिखेंगे। लेकिन जब वैल्यूएशन की बात आती है, जब कंसोलिडेटेड हो रहे हैं, जब गैप कम हो रहा है नंबर्स में, तो वैल्यूएशन में भी एक अपटिक आ सकता है। वैल्यूएशन में जो गैप है वो भी कम हो सकता है। फिलहाल फ्यूजन 40% के डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में से कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू निकालें FY24 के तो 1.4 के टाइम पे ट्रेड करा है फ्यूजन, वहीं पे क्रेडिट एक्सेस 2.5 टाइम्स पे ट्रेड करा है और FY25 पे देखेंगे तो 1.2 है और क्रेडिट एक्सेस भी 2 के आसपास ट्रेड करा। तो 40% का वैल्यूएशन डिस्काउंट है, लेकिन मार्जिन्स और दूसरे पैरामीटर्स पे जो गैप है वो अब कंसोलिडेटेड और कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा मान लें कि फ्यूजन में फिर कैचअप बनता है क्योंकि फंडामेंटल्स पे वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर आ रहा है। आई थिंक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पर संदीप जैन साहब की भी कॉल रही है और उनके भी पॉजिटिव रेडार पर रहा है ये काउंटर। तो जब जैन साहब जुड़ेंगे तो एक बार उनसे भी अपडेट लेंगे। बट फिलहाल चोपड़ा साहब, आपकी कोई प्रेफरेंस क्रेडिट एक्सेस या फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के बीच? मैं अभी इनके कुछ डिटेल्स देख रहा था दीप, और ईपीएस की उछाल देख रहा था। फ्यूजन में जहां मार्च 2022 में ईपीएस 2.58 था, अभी टीटीएम दिखाई दे रहा है लगभग 32 का। इसका मतलब ये है कि यहाँ से करीब 15 गुना ज़्यादा ये भागा है इसका ईपीएस। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की हम बात करें तो ये लगभग 25 का ईपीएस था और 41 हुआ है। तो नो डाउट ईपीएस ग्रोथ है। मगर फ्यूजन का मैं वेबसाइट देख रहा था और इसमें जो मैंने समझा कि ये माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में तो है ही, पर ये कुछ कॉर्पोरेट साइड पे भी ये लोग काम करते हैं और एसएमईज को भी ये लोन देते हैं। जहाँ पर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात है तो वो बहुत ज़्यादा उनका एसएमई एक्सपोजर नहीं है। और ऐसे मार्केट्स में जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो एसएमईज में डिफॉल्ट रेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बोलें तो मुझे लगता है कि हालांकि फ्यूजन अच्छा कर रहा है, बट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का टाइम फ्रेम ज़्यादा हो चुका है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है और कंपनी ज़्यादा समय से मार्केट्स में है और ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है, जहाँ पे जो लोन अमाउंट होता है बस ही बहुत छोटा होता है और उनका रिटेल एक्सपोजर है और किसी तरीके का एसएमई एक्सपोजर मुझे नहीं दिखाई देता। तो जहाँ पे प्रॉब्लम होती है एनबीएफसीज की, वो होती है रिकवरीज की। तो ये रिकवरी बहुत अच्छा कर लेते हैं, एनपीएस कम रहते हैं।
तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में मुझे क्रेडिट एक्सेस अच्छा लगता है, बट हाँ फ्यूजन भी कैचअप कर रहा है। आने वाले हो सकता है कुछ सालों में हम ये दिखे कि फ्यूजन क्रेडिट एक्सेस के बराबर खड़ा हो गया है या और भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छी कंपनी है, बट फिलहाल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में मुझे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अच्छी लगती है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण थोड़ी बेहतर है, बट फ्यूजन कैचअप कर रहा है, जो हमारी रिसर्च में भी निकल कर आया है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा एक्शन। और एक चोपड़ा साहब को पसंद है, एक जैन साहब को पसंद है। फ्यूजन जैन साहब की पसंद, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण चोपड़ा साहब को पसंद है। और दोनों स्टॉक्स आप अपने रेडार पर रख सकते हैं इस समय। थोड़ा रेडार पर रखिए चुनिंदा पावर काउंटर्स पर भी और पावर से जुड़े काउंटर्स पर भी। वहाँ पर एक मूव आ रही है। IEX थोड़ा एक्शन अच्छा दिखा रहा है इस समय, 2% ऊपर IEX आपको ट्रेड करते दिख रहे हैं, 1.5% ऊपर इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो थोड़ी पॉजिटिविटी IEX के स्क्रीन पर दिख रही है। नितिन जी जरा ट्रैक करेंगे सर IEX का चार्ट। 2 दिनों से थोड़ा एक्शन इसमें बन रहा है, हालांकि ऑफकोर्स वैसे तो भारी पिटाई हुई है। चार्ट्स पर कैसा दिखता है 145 का लेवल सर? देखिए स्टॉक वैसे डाउन ट्रेंड में ही है और एक थोड़ा सपोर्ट स्टॉक का 130-35 के आसपास है जहां पे आके स्टॉक रुका है, बट वैसे देखा जाए तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। अभी हम बाइंग नहीं करना चाहिए इसमें। वापस से ये 120 से 130 के रेंज में है जो सपोर्ट लेवल है, नीचे आ सकता है। सेल ऑन राइज है। अभी बाउंस में मैक्सिमम 150-52 रेसिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है, फिर वहां से वापस सेल आनी चाहिए। तो अगर ऊपर जाता है तो एग्जिट करें, वापस 130-20 के आसपास सपोर्ट है, वहां पे आप ले सकते हैं। ओके, तो ये है IEX पर आपके लिए राइट 1.5% की मजबूती आज के सेशन में आपको दिखेगी इस काउंटर में। आइए, बाजार ऐसे लेवल पर है जहां पर दोनों तरफ की व्यू है। एक कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छा लेवल है निवेश करने के लिए, 17,000 के आसपास एक अच्छा करेक्शन खरीदारी करनी चाहिए। और कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी कमजोरी के और लक्षण है, नीचे जाने के पूरे आसार। तो आइए, बाजार में तेजी के क्या कारण हो सकते हैं और मंदी के क्या, दोनों का जायजा लिया जाए। नुपुर और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के बुल वर्सेस बेयर में। तो चलिए शुरुआत कीजिए नुपुर आप। बिल्कुल सर, डिफ़िकल्ट है आज यहाँ पे जस्टिफाई करना क्योंकि गिरता हुआ बाजार है, लेकिन मेरे जो पॉइंट्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। सिर्फ बाजार नहीं, भारत की इकोनॉमी की भी बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है दूसरे कंट्रीज से। और जिस हिसाब से US में हमने देखा कि बैंक के कंसर्न्स निकल के आए थे, लेकिन इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन भारतीय बैंक की बात करें तो उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे वो निम्स हो, चाहे वो एसेट क्वालिटी की बात करें, जो फाइनेंशियल्स निकल के आ रहे हैं, जिस हिसाब से प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं हमारे यहाँ के बैंक से, कोई कंसर्न फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। कंसोलिडेशन होता रहता है, हेल्दी होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो फिलहाल कुछ भी निकल कर नहीं आ रही है। देखिए बैंक्स मजबूत हो सकते हैं लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स नहीं, और बाजार की स्थिति काफ़ी फ्रजाइल है फिलहाल। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से US में लगातार चिंता बढ़ती जा रही है, बैंक्स एक एक करके कोलैप्स हो रहे हैं, अभी तक 2 हुए हैं लेकिन फिर भी चिंता काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए कल के सत्र में देखना चाहिए था आपको नुपुर, 75% तक बैंक जो है एक ही दिन में गिर चुके थे। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है 75% गिरना स्टॉक्स को। इनफैक्ट जितने भी छोटे रीजनल बैंक है सब में भारी बिकवाली, 50% तक की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। तो ये बता रहा है कि हो सकता है कि मैच शुरुआत हो और एक डोमिनो इफेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिले। जो इतनी गिरावट है वो बॉन्ड यील्ड के कंसर्न से आई थी, इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से बढ़ रही थी उसके बाद एक इम्पैक्ट दिखा था यील्ड में, उसके चलते हुआ था। लेकिन अब अगर इंडिया की बात करें इन पर्टिकुलर, तो यहाँ पे जो महंगाई के जितने भी आंकड़े सामने आ रहे, चाहे वो CPI का आंकड़ा हो या WPI का आंकड़ा हो, सब घटकर आया है। तो अब यहाँ से कितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है वो एक सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है आशीष, तो इतनी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेगी और बॉन्ड यील्ड में हम उतना उछाल नहीं देखेंगे। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए बनता है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में भी देखेंगे या पिछले कुछ टाइम में भी देखेंगे, जो एक इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल को, वहाँ पर भी कटौती आती दिखी, ऑयल के प्राइसेस भी गिरते हुए नज़र आए हैं। तो पॉजिटिव है हमारे लिए इंपोर्ट के, अगर ऑयल के प्राइसेस घटते हैं या फिर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है और बाजार के लिए भी। लेकिन देखिए बेरिश व्यू के लिए मैं ग्लोबल पर ही बैट कर रहा हूँ। देखिए जिस प्रकार से अगर US में कोई भी दिक्कत होती है तो पूरी दुनिया भर को झेलना पड़ता है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो जो सोने चांदी में भी तेजी आ रही है, वो भी बता रहा है कि इक्विटी मार्केट का जो सेंटिमेंट है काफी कमजोर है और अब लोग इक्विटी और बॉन्ड से दूर हटकर एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड में निवेश करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन की चिंता, जो दरें बढ़ने की चिंता है, वो थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन ये जो बैंक्स की वीकनेस सामने आ रही है ये इतनी जल्दी हल नहीं होगी। अब क्रेडिट स्विस की तरफ से भी देखें, वहां पर भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आ रही हैं, बता रहे कि जो वहां का फाइनेंशियल सिस्टम है फिलहाल काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो लगातार खबरें यहाँ पर आती जाएंगी जो बाजार को करेंगी इन्फ्लुएंस। साथ में अगर आप देखें तो जो दरें लगातार
बढ़ती जा रही हैं और अब तक भी जितनी बढ़ गई हैं, इससे पूरा रियलिटी पैक देखें, बैंक्स देखें, इन सेक्टर्स के लिए आगे ग्रोथ कैसी होगी इसके ऊपर बड़ा संदेह है। आप यूएस पे अटके हुए और मैं इंडिया पे इतनी पॉसिबल हो क्योंकि ग्रोथ स्टोरी अभी भी बनी हुई है इंडिया की, चाहे वो बैंक्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट की बात करें, केपेक्स की बात करें, डाइवेस्टमेंट की बात करें, हर तरफ एक बड़ा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। इंफ्रा पे भी देखें तो बड़ा खर्चा हो रहा है जो एक बूस्ट देता है इंडियन इकोनॉमी की। कंजम्पशन की बात करें तो एक डिमांड बूस्ट है, हर तरफ आपको पॉजिटिविटी दिखेगी हमारी कंट्री में। हम इतने ख़राब नहीं है, कोई भी इकोनॉमी से कंपेयर कर लो तो रिसेशन की बात सब तरफ हुई थी, यूके में, यूएस में, शायद इंडिया में इसके बारे में हमने बात नहीं की थी। लेकिन देखिए आखिरी तक मेरी तरफ से ये है कि बाजार में खासतौर पर अगर आप देखें तो निफ्टी का चार्ट आप देखिए टेक्निकली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के साथ चल रहा है, वो देख के तो लग रहा है कि काफी दिन और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है और सिमिलर डाउन ट्रेंड कुछ दिनों तक जारी रहेगा। टेक्निकली सब कुछ नहीं होता, फंडामेंटली भी कुछ होता है, ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव भी करना चाहिए। वैल्यूएशन की बात कर लेती हूँ, फंडामेंटल की बात की आपने तो इतना करेक्शन हुआ है तो वैल्यूएशन भी करेक्ट हुआ है। 20 टाइम्स से फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा, 5 साल का एवरेज भी निकाले तो 27 पे हुआ करता था, तो अच्छा टाइम है। वैल्यूएशन कम हुए, रीजनेबल पे आपको मिल रहा है, ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है इंडिया की, कोई भी कंसर्न इंडिया में तो निकल कर नहीं आ रहा है। फिर क्यों गिर रहे हैं इतने? आपको मौका दे रहे हैं आशीष। डन सर, बस ये ऐसे होगा नहीं इसका फैसला। ये थोड़ा और कि कब तक खाली बोल बोल के लड़ते रहोगे। कुछ अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करो तब जाके फैसला हो पाए। तो ऐसे ही कम से कम दोनों तरफ से जब तक एग्रेसिव ना हो बेचने वाले और खरीदने वाले, यानी कि वोलेटिलिटी ना हो, तब तक मामला ऐसा ही है। तो आइए आपके कोई दोनों के पसंदीदा आर्बिट्रेटर जिससे फैसला करवाया जाए। देखिए हमारे पास एक्सपर्ट्स का सारा पैनल है। चोपड़ा साहब हैं, कुणाल जी है, राकेश जी है, वागले साहब है, सुमित जी है, हिमांशु जी। आप किससे फैसला करवाना चाहेंगे? बुल वर्सेस बियर, नुपुर, एनी चॉइस? नहीं सर, नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा आशीष, कोई चॉइस आपकी? सर मैं तो किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के साथ जाना चाहूंगा। किसी भी टेक्निकल। अच्छा बंसल जी वॉलंटियर कर रहे हैं अपने आप को आग में घी डालने के लिए। जी बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, आशीष इसलिए किसी टेक्निकल के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि नुपुर ने जो बोला ना कि टेक्निकल सब कुछ नहीं होता है, फंडामेंटल भी देखना होता है, बोला तो नुपुर ने एकदम $1 मिलियन है। वो नुपुर की वजह से नारी शक्ति है इसलिए रुक गए। अगर नुपुर की जगह अनिल जी कुशल होते तो आपको अस्त्र शस्त्र देने की जरूरत नहीं पड़ती। आशीष खुद ही अनिल जी एक्शन में आ जाते, इसलिए ये टेक्निकल वाले को ढूंढ रहे हैं अनिल जी, क्योंकि नुपुर ने बोला कि टेक्निकली सब कुछ नहीं होता है। बट अनिल जी मैं नुपुर के साथ जाऊंगा, टेक्निकल सब कुछ नहीं होता है, मार्केट है, पैसा लगता है अनिल जी। जहां पर भी पैसा और सेहत इन्वॉल्व हो वहां पे हर कुछ देखना चाहिए, तो टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी देखना चाहिए अनिल जी। लो कर लो बात। आशीष जी आप धराशायी हो चुके हैं, दोनों साइड चले गए सर। तो हाँ, तो वही तो बात है ना भाई। देखो आपको चॉइस दी गई थी दोनों को कि किसको चूज करना है। अब आपने नहीं बोला तो अब चलिए, तो 1-0 से आगे है नुपुर। तो ये है आपके लिए जबरदस्त बुल वर्सेस बेयर, दोनों ही तरह के पॉइंट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो मुकाबला खत्म हो चुका है, जजमेंट भी आ चुका है, फिर भी एक सेकंड ओपिनियन के लिए चलते हैं चोपड़ा साहब के पास। चोपड़ा साहब बुल या बेयर? देखिए मैं इस समय बिल्कुल भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा अनिल जी। हम पिछले 3-4 दिनों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से बैंकों की खबर आ रही है, कभी कोई क्रिप्टो बैंक उड़ जाता है, कभी एसवीबी उड़ जाता है, ना जाने अभी हाउ मेनी स्केलेटन्स आर देयर इन द कपबोर्ड, हमें नहीं मालूम है। और इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे अब जो रिपरकशंस दिख रहे हैं इसके, नो डाउट थोड़ा सा डर के रहने का माहौल है। अभी भी इन्फ्लेशन हाई है, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में। अगर आप भारतीय बाजारों की बात करें, मुझे लगता है कि ये केवल विदेशी जो मसले हुए हैं उसकी वजह से रिएक्ट कर रहा है। हमारा डोमेस्टिक सिचुएशन अभी बेटर है, जो इन्फ्लेशन फिगर्स आई हैं थोड़ी सी बेटर आई हैं एक्सपेक्टेशन से। तो भारत में इतना डर नहीं है, मगर जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, और क्योंकि हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं, सारी इकोनॉमीज जुड़ी हुई हैं। अगर आप आईटी क्षेत्र की बात करें तो आईटी क्षेत्र का सारा बिजनेस वहीं से आता है और मोस्टली बिजनेस वहीं से आता है। तो या जो भी सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो काफ़ी हम लोग डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। तो वहाँ जिस तरीके से अर्थव्यवस्थाएं चलेंगी वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए अगर आप बिल्कुल फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं। और जो एग्जिस्टिंग आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको एज
मच एज कंजर्वेटिव कर लें तो ज़्यादा बेहतर। जैसे मैंने कहा कि लो पीई कंपनीज बनाएं, हाई कैश फ्लो कंपनीज बनाएं, जीरो डेट कंपनीज बनाएं, क्योंकि अभी अदानी का मसला भी ख़त्म नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं रोजाना कुछ ना कुछ झटके लगते रहते हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि बहुत कंजर्वेटिव रहें बाइंग में और मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आपके पास कैश है तो नो डाउट कैश इज किंग, और बाजार बहुत अच्छे मौके देगा। वो मुझे नहीं पता वो 16,800 पे देगा, 16,700 पे देगा, मगर देगा जरूर। और जब ये आंधी थम जाए, अंग्रेजी में कहावत है नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, तो हमें नहीं पता, रोजाना निफ्टी 200 पॉइंट 150 पॉइंट निकल जाती है और लोगों का नुकसान होता है। तो मेरा ये मानना है अगर आप कैश रख सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। पेशेंस मार्केट्स में कई बार आपको पेशेंस बहुत कमा के देती है। दूसरा, अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द स्वीटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड, मगर अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे या कम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि समस्या बनी रहेगी। तो इन्फ्लेशन जब तक परेशान करेगी, हाई इंटरेस्ट रेट्स परेशान करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड को। अभी आगे देखते हैं किस तरीके से फेडरल रिजर्व बिहेव करता है। अगर वो अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ोतरी को रोक देते हैं या कम कर देते हैं या 25 पैसा बढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ें देखनी होंगी। और नो डाउट मार्केट्स मौका देंगे, वो 16,800 पे देंगे, 700 पे देंगे, मगर मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं लगती है। अगर होगी 200-300 पॉइंट निफ्टी की तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, मगर अगर आप आज की बात करें तो मैं बिल्कुल भी बाइंग के हक में नहीं हूँ। तो ये है आपके लिए सारा का सारा मार्केट का आउटलुक। फिलहाल खरीदारी से दूर है, इसका मतलब पार्शियली बेयर हैं चोपड़ा साहब, खुलकर नहीं बोल रहे हैं लेकिन इशारा उसी तरफ है, ये हम समझ कन्विक्शन नहीं है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है कैश का ऑप्शन का बिगुल सुमित जी के लिए। जी सुमित जी। अनिल जी, मार्केट्स में अभी गिरावट मेरे को लग रहा है और आएगी। 17,000 के लेवल्स टूटने के बाद इंडेक्स में और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 17,000 के नीचे क्लोजिंग आने पे सेलिंग और बढ़ेगी। तो ऑप्शन स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अभी रडार पे आया है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन जस्ट अभी वीकनेस दिखाने का शुरुआत किया है। 161.50, 162 ये स्टॉक का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है पीएफसी। पीएफसी के अंदर सेलिंग प्रेशर है, पिछले 3-4 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है, और यहाँ से अभी सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा और पीएफसी के अंदर गिरावट आएगी। तो पीएफसी के अंदर 160 रुपए वाला पुट, जो कि अभी 3 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। पीएफसी के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से नीचे में 5 से 8 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। नीचे में 156 रुपए से लेके 154 रुपए तक के लेवल पीएफसी में ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन के जरिए 160 वाला पुट यहाँ पे खरीदारी करें। 2.25 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 4.5 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 5 रुपए का। तो 160 का पुट खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 2.25 रुपए के स्टॉप लॉस से 4.5 से 5 के टारगेट्स के लिए। ओके, यह है आपके लिए पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्प। इसका पुट खरीदे 160 के लेवल का। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, बिकवाली करके चलनी है बंधन बैंक के फ्यूचर में, जहां पर आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है। और मुझे लगता है कि जितने समय के बाद ये कंसोलिडेशन से स्टॉक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है, यहाँ पर गिरावट और बढ़ते हुए नजर आ सकती है। फ्यूचर्स में 207-207.50 के लेवल्स हैं। 211 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और यहाँ पर 200 रुपए का पहला टारगेट और 195 रुपए तक का दूसरा टारगेट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। बंधन बैंक में फ्रेश शॉर्ट्स करके चलने की सलाह है। तो यह आपके बंधन बैंक जिसका फ्यूचर्स बिकने की राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। 200-195। अगला बिगुल है नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी फरमाए सर। देखिए, जब ये स्पॉट लेवल एनर्जी 17,025 के आसपास है, और आज मुझे लग रहा है एक बाउंस में ट्रैप हुई है। यानी मार्केट में मिड सेशन में बाउंस आया, उसके बाद बहुत तेजी से गिरी, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेश क्या तो शॉर्ट बिल्डअप हुई है। तो ये 17,000 का लेवल ब्रेकडाउन हो सकता है, और नीचे करीब 16,800 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं काफी जल्दी। इसलिए यहाँ पे मैं बियर पुट स्प्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि ओपनिंग में कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो रही है। तो हम बियर पुट स्प्रेड ले रहे हैं। 17,000 की पुट लेनी है,
और 16,900 की बेचनी है। इस पुट को बनाने में आपको 31-32 रुपीज की कॉस्ट आएगी और मार्जिन करीब 20-25 हजार का मार्जिन लगेगा। 17,000 की पुट लेंगे, 16,900 की पुट बेच देंगे, 32 रुपए में बनेगी, जिसका स्टॉप लॉस आपका होगा 10 रुपए का, यानी आपको 20 रुपए पर लॉट का लॉस हो रहा है तो निकलना होगा। एक्सपायरी थर्सडे की है और ये डबल हो सकती है, यानी कि ये 60-65 रुपए ये स्प्रेड हो सकती है। मेरा ये व्यू है कि हम 17,000 तोड़ेंगे और 16,800 की तरफ जा सकते हैं। 17,000 के नीचे जा सकते हैं, 16,800 तक जा सकते हैं। ऐसे में 17,000 का एक पुट खरीदें, 16,900 का एक बेचे, तो ऐसे में 31 रुपए की लगेगी आपकी कॉस्ट। स्टॉप लॉस लगाएं 10 रुपए का, 21 रुपए का अगर हो जाए नुकसान तो निकल जाए, और 60 रुपए का टारगेट डबल हो जाए तो एंजॉय करें लाइफ को। ये मानना है आपके लिए नितिन जी की तरफ से। 3 बज चुके हैं, 3 बजे के पहले 39,500 को होल्ड करने में नाकामयाब रहा है बैंक निफ्टी, और कमजोर होता दिख रहा है। निफ्टी जरूर 17,000 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो 17,000 17,100 जो निफ्टी की रेंज है वो तो अब तक इंटैक्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 39,500 को होल्ड कर पाना भारी पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अभी तक का होता हुआ दिख रहा। आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, जो है फुल फॉर्म में आज। वाह, वागले साहब के लिए बिगुल वागले का बंडर। बताएं सर। अनिल जी, एसटीबीटी करना है, बेच के ही जाना है, मुझे नहीं दिखता है ये होल्ड करते हुए। एबीएफआरएल ने एक वीकली लो तोड़ा है, तो इसको मैं एसटीबीटी करने की सलाह दे रहा हूँ। 220 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है, मल्टीपल वीकली सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो आपको 3-1 रुपए का रिस्क होगा। 223 के ऊपर जाता है निकल जाइए, और ऑन द डाउन साइड कम से कम 210 तक का टारगेट आपको कल ही मिलना चाहिए। पॉसिबली 200 तक ये जा सकता है 1 से 2 दिन में। ओके, तो ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से एबी फैशन बेचने की राय। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, एक और स्टॉक है जो सेल साइड में काफी दिनों से वीकनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें और गुंजाइश है नीचे जाने की। स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जहां पर फ्रेश शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग लो, जो कि स्पॉट लेवल में 5,700 के नीचे का था, वहां पर जाने के लिए तैयार है। बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। करंट लेवल्स 5,760 के आसपास के हैं। 5,760 5,780 इस जोन में शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5820 के ऊपर का। डाउन साइड में मेरा ऐसा मानना है दीप, यहाँ पर 5,650 और 5,600 5600 रुपए तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में कल तक देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी बजाज फाइनेंस के फ्यूचर। बजाज फाइनेंस यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है। एनबीएफसीज पर आपको प्रेशर फ्रेश बनते हुए दिख रहा है। अभी पीएफसी की बात करी थी सुमित जी ने, हिमांशु जी बजाज फाइनेंस बेच रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग, जरा कुणाल जी इसका चार्ट देखें, 10% टूट गया ये काउंटर। हालांकि खबर जो आज सुबह आई थी वो ये थी कि इनके राइट्स इशू, मच डिलेड राइट्स इशू को मंजूरी मिल चुकी है फाइनली, बट 10% टूटा है सर। बाकी एनबीएफसीज के मुकाबले भी काफी भारी गिरावट है। क्या चल रहा है इस चार्ट में, और अब फिर अगला लेवल कौन सा निकल कर आता है? देखिए दीपांशु, इसमें एक डाइवर्जेंस थी आरएसआई पर, और उसके बाद हम आज ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ देख रहे हैं, और ये इसके जो खुद की खबरें हैं उसी के चलते इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 540 का लेवल मुझे लगता है स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आज भंग होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके नीचे ही अब लगता है कि 540 के नीचे ही क्लोज आएगा। तो मुझे लगता है एक बार स्टॉक और थोड़ा करेक्ट हो सकता है, कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है। 480 465 तक मुझे लगता है कि कोई खास सपोर्ट नहीं है, तो वो स्तर भी आपको स्टॉक में आते हुए दिख सकता है। तो और भी नीचे के स्तरों के लिए आपको फिसलते हुए दिख सकता है। काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये काउंटर, मैनेजमेंट ट्रांजिशन भी हुआ, लंबे समय तक इनका राइट्स इशू अटका हुआ था, अब मंजूरी मिल गई है, तो देखिए स्टॉक में आपको 10% की कटौती दिख रही है। ऑफकोर्स आज बाजार के मूड माहौल का भी इसमें योगदान है, बट फिर भी बड़ा बड़ा कट इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक और खास रिसर्च है तैयार, और वो है सोने को लेकर और मेटल्स को लेकर। हमने देखा है स्पेशली सोने के दाम पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी में, $1,800 वाला सोना अब आपको
1900 के ऊपर दिख रहा है। 1-1.5 हफ्ते में ही ये बड़ी मूव आती हुई दिखी है। तो क्या है कुछ फैक्टर्स और क्या आगे ये तेजी बरकरार रहेगी, क्या है अगले लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक बार नेहा है हमारे साथ तैयार। नेहा बताइए, बाजार में जैसे जैसे गिरावट हो रही है वैसे ही सोना ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, कमोडिटी स्पेस में खासतौर से सोने की चमक हमने बढ़ते हुए दीप देखी है। हम इस पे चर्चा भी कर रहे थे कि जिस प्रकार से सोने की कीमतों में 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में $100 का उछाल देखने को मिला है, उसके बाद अलग अलग बैंकों की तरफ से, रेटिंग फर्म्स की तरफ से हम देख रहे हैं अपग्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए। और इसी कड़ी में फिच रेटिंग्स ने अभी अपने ताजा जो अपग्रेड्स हैं वो जारी किया, और ना सिर्फ सोने के लिए बल्कि मेटल्स और आयरन, कोकिंग कोल के लिए भी निकल कर आए हैं। तो कॉपर में उन्होंने अपना जो अनुमान है ऑलमोस्ट यहाँ पर 10-15% से बढ़ा दिया है इस साल के लिए। पहले $8,000 का, ये मैं औसत अनुमान की बात कर रही हूँ, और कैश प्राइसेस, स्पॉट प्राइसेस की बात कर रही हूँ। अब जो नया अनुमान है वो $8,800 का औसत वो बनता हुआ देख रहे हैं। सिमिलरली निकेल, इसमें भी वो यहाँ पर 10 से 15% का उछाल बनता हुआ देख रहे हैं। जिंक की बात की जाए तो 10% से उन्होंने अपने जो प्राइस फोरकास्ट है, औसत अनुमान, वो बढ़ा दिया है। इसी के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिला है कि थर्मल कोल के जो कीमतें हैं वहां पर डाउनग्रेड देखने को मिला है। पहले $220 का एस्टिमेट था, उसे घटाकर 190 कर दिया। लेकिन मेटालर्जिकल कोल, जो कोकिंग कोल है, उसमें इन्होंने स्ट्रेंथ की बात की है और यहाँ पर अपग्रेड्स देखने को मिले। सिमिलरली आयरन ओर, जिसकी कीमतें हम देख रहे हैं, आयरन ओर हो, स्टील हो, इसकी कीमतें लगातार चीन में बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन्हें लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। अब तर्क क्या दिए हैं वो भी मैं रख देती हूँ, और ये तर्क सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, अगले 2 साल के लिए है। अगर कॉपर की बात की जाए, ग्लोबल कॉपर मार्केट यहाँ पर काफी टाइट लग रहा है। चीन की लॉटरी डिमांड का बहुत इन्हें लग रहा है कि सपोर्ट मिलेगा। चिले में हम लगातार रिपोर्ट कर ही रहे हैं कि खदानों में उत्पादन की दिक्कतें आ रही हैं। पेरू में राजनीतिक तनाव बना हुआ है, और एनर्जी ट्रांजिशन बड़ा जबरदस्त आने वाले सालों में दिख रहा है। तो ये कॉपर के मार्केट को टाइट रखेगा और इससे कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा, ना सिर्फ इस साल बल्कि आने वाले 2 सालों के लिए भी स्ट्रेंथ दिख रही है। सिमिलरली ग्लोबल जिंक मार्केट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में तो डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी। चीन की डिमांड वो एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। वंस अगेन पेरू में ही जिंक की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, वहां पर सप्लाईज घटे हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट है, जिंक कॉन्सेंट्रेट, उसमें एक बड़ा इनकी रिसर्च निकल कर आई है। जो सरप्लस था पिछले साल का, वो 1/3 रह गया है। 4.25 लाख टन का जो सरप्लस था वो अब घटकर 2023 में 1 लाख टन रहने की संभावना जताई जा रही है। ये एक बड़ा फैक्टर बूस्ट साबित हो सकता है जिंक के लिए। सिमिलरली अगर आयरन ओर की बात की जाए, कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, सप्लाई साइड की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में यूरोप, हाँ अभी दिक्कतें हैं, लेकिन यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया से तगड़ी डिमांड स्टेनलेस स्टील सेक्टर की निकलेगी और वो आयरन ओर को बढ़ावा देगी। और कोकिंग कोल, जैसे कि मैंने कमेंट्री की शुरुआत में ही कहा, चीन की रीओपनिंग हो रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि चीन ने सारे रिस्ट्रिक्शंस ऑस्ट्रेलियाई कोल के इंपोर्ट्स पर हटा दिए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से कोल सप्लाई को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। रॉयल्टी का भी इशू निकल कर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन मेटल्स को, कोयले को, आयरन ओर को स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, और इसीलिए हमने कुछ तगड़े फिच रेटिंग्स की तरफ से प्राइस फोरकास्ट जो है अपसाइड की तरफ जाते दिखे। तो 2000 के भी पार निकलने के लिए तैयार है सोना, और बाकी बेस मेटल्स में भी, बेस मेटल्स में, आयरन ओर में और कोकिंग कोल में, इन सब को लेकर कुछ अच्छे खासे फोरकास्ट निकल कर आ रहे हैं। और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, 2023, 24, 25 तीनों सालों के लिए इन्होंने इन तमाम मेटल्स पर या तो अनचेंज्ड रखा है या फिर फोकस बढ़ा है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम ऐसे तो बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है $2,500 के पास, लेकिन वो मानते हैं सब्सिक्वेंट टू चाइनीज डिमांड और सप्लाई का स्थिति अभी काफी टाइट है। कोई भी ऊंच नीच होती है यहाँ पे तो प्राइसेस यहाँ बढ़ते दिखेंगे, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड उन्होंने अभी प्राइस फोरकास्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। सोने के दाम और महंगे हो सकते हैं, बाकी बेस मेटल्स के दाम भी ऊपर आपको जाते हुए देख सकते हैं। इंसिडेंटली आज हिंडाल्को थोड़ा ट्रेड में होल्ड आउट भी कर रहा है, बट टाइटन यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आ रही है। बाकी ज्वेलरी स्टॉक्स में भी फोकस है, क्योंकि सोने के दामों में पिछले कुछ दिनों में आपको बड़ा उछाल आते हुए देखा है। एक बार जरा टाइटन की चार्ट पर भी बंसल जी से राय ली जाए। बंसल जी जरा देखें टाइटन को, 1% ऊपर है, निफ्टी का सेकंड बिगेस्ट गेनर सर। दिपांशु गेनर है, बट ऊपर में आज के जो हाईज है वहां पर इसको स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिला। 2390, 2400 रुपए एक हर्डल है। स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, नीचे में एक सपोर्ट है। तो दिपांशु कुछ नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ, साइड में होके बैठना चाहिए, वेट एंड वॉच करें टाइटन के लिए भी।
वॉच किया जाए टाइटन के लिए, बट मूव आपको अदरवाइज थोड़ी ज्वेलरी स्टॉक्स में देखिए, कल्याण ज्वेलर्स भी आज सुबह में देख रहा था, वहां पर भी आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा था। तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर रखिए फोकस, इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ कोर्स उन्हें मिल रहा है इस तेजी का। एक दो और काउंटर्स हैं जहां पर मूव आई है। पॉली मेडिक्योर, जरा इसे पुल अप करें, और शिल्पा मेडिकेयर इसे भी पुल अप करिए। दोनों स्टॉक्स में अभी अभी आपने एक्शन आते हुए देखा है। पॉली मेडिक्योर बड़ा स्पाइक आया है, वापस 1000 के ऊपर ये काउंटर जाते हुए दिख रहा है। शिल्पा मेडिकेयर को भी पुल अप करें, उसमें उतना बड़ा मूव नहीं आया, बट पॉली मेडिक्योर में आपको एक जबरदस्त मूव आते हुए दिखा है। सुमित जी जरा देखें सर, 5-10 मिनट में बड़ा स्पाइक 1000 का लेवल क्रॉस किया इसने। जो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर का मूव दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक में ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। स्टॉक में ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1010 1015 के पास है। ये लेवल जब ऊपर में टूटेंगे तो उसके बाद स्टॉक में बढ़िया मूव बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं, तब तक स्टॉक एक रेंज में घूमेगा। नीचे के अंदर स्टॉक का जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 950 का है, और ऊपर में 1010 1015 का रेजिस्टेंस है। तो फ्रेश खरीदारी 1015 के बाद करना है, या फिर डिप्स में 950 के बाद करना है। अभी जिन्होंने ले रखा है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें। ले रखा है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, या फिर फ्रेश खरीदारी का वेट करिए। पॉली मेडिक्योर एक्शन तो इसमें आपको अच्छा आते हुए दिख रहा है, देखते हैं कैसे मूव दिखाता है। ग्लैंड फार्मा ये एक और काउंटर है जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिखे, यहाँ पर भी मूवमेंट दिख रहा है। एनसीसी ये एक बार फिर से आज मूवमेंट में है, तो ये स्टॉक लगातार बाजार के रेडार पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। देखते हैं एनसीसी आपको कितना लेवल्स पर जाते हुए दिखेगा। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर, 35 पॉइंट ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर से कुछ ज़्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ी रिकवरी के बाद अब स्टेबल हो गए। कच्चा तेल $80 के नीचे है, रुपया 32 पैसे कमज़ोर है, तो रुपये में आज बड़ी बड़ी गिरावट आई है। कल का तो रिवर्सल शार्प था, बट आज गिरावट बड़ी आई है रुपये में सर। और आज शाम को अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा भी आएंगे। अब पता नहीं, अब तक जो सब बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं, अगर इन्फ्लेशन डेटा ज़्यादा आता है तो फिर क्या रिएक्शन होगा, बताएं क्या करके जाना है। देखिए, एग्जैक्टली अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल काम है कि अमेरिका में क्या होना है क्या नहीं होना है। क्लोजिंग हल्के नुकसान के साथ हो रही है। मेरे ख्याल से नई पोजीशन तो ऐसी ओवरनाइट सिचुएशन में बनाना एडवाइजेबल है नहीं। जो पोजीशन है आप उसको मैनेज कर लें वही काफ़ी है। अगर आप लॉन्ग हैं तो 16,800 या 16,900 जो आपको ठीक लगे उसका एक पुट ऑप्शन आप रख लीजिए, और बिल्कुल दोनों में से एक जो भी आपको ठीक लगे। 16,800 या 16,900 का तो अनएक्सपेक्टेड फॉल के लिए आप तैयार हैं इन हेजिंग के लिहाज से। शॉर्ट हैं तो 17,200 या 17,300 का कॉल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, दोनों में से। लेकिन लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही बराबर रिस्की है, नो डाउट। आप कहने के लिए कह सकते लॉन्ग पे तेजी की पोजीशन में रिस्क ज़्यादा बिल्कुल है, तकनीकी तौर पर भी, मूड माहौल के हिसाब से भी। लेकिन क्या 4 दिन तक लगातार गिरने के बाद जब भी बाउंस आएगा और वो बाउंस भी बड़ा शार्प होगा, ऐसा नहीं कि हल्का बाउंस होगा, वॉलेटिलिटी होगी। शार्प से मेरा मतलब है कि आप समझो कल आपको 200-250 पॉइंट का बाउंस मिल जाए तो शॉर्ट सेलर भी उसमें ट्रैप हो सकता है, राइट। तो आप बेहतर है हेजिंग करके चलें मेरे ख्याल से। और जो लोग इन्वेस्टर हैं वो एक इंस्टॉलमेंट आज के लिए कर सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर, जो पैसिव इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो 16,750 16,850 का लेवल दिया है, लेकिन आपको लगता है कि क्या पता वो नहीं IR में रह गया तो फिर आज एक इंस्टॉलमेंट आपकी जा सकती है 17,000 के नज़दीक, कोई हर्ज नहीं। अच्छा। बैंक निफ्टी में भी सेम वही सिचुएशन है। 39,100 के आसपास सपोर्ट लिया है, 39,400 के आसपास ही बंद हो रहा है, जो बजट के दिन के और फरवरी महीने के लोस के आसपास बंद हो रहा है। तो कमज़ोर क्लोजिंग तो है, बहुत बुरी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन रखते हैं फ्यूचर्स में तो आप 39,000 का कॉल पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। और शॉर्ट अगर आप हैं तो 39,800 या 40,000 जो आपको ठीक लगे उसका कॉल ऑप्शन रखें। सो लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पर दोनों तरफ का मेक और ब्रेक वाला मामला है कल के लिए, लेकिन हल्के रहें, पोजीशन को हेज रखें, ज़्यादा बढ़िया। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आप क्लोज हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली रिस्क आपका वैसा रहेगा, पोजीशन वैसी ही आप होल्ड करके जा सकते हैं या फिर हेज क्रिएट करके जाइए, ये आपके लिए सलाह आ रही है। ओके, ये रहा है आज का पूरा मूवमेंट। थोड़ा मूवमेंट बाजार पर रखिए नज़र। हल्की सी रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1750 इस समय निफ्टी ने रिक्लेम किया है।
कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट डिसेंट लेवल्स के ऊपर ही आपको क्लोजिंग आज आती हुई दिखे। बट एक चीज़ इसकी अभी हम बात कर रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स का मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से आपको अमेरिका में गिरते हुए दिखा है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड जो कुछ समय पहले 5% के ऊपर 5.25% थी, अब गिरकर 4% आ गई, आज 4.25% है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी हमने देखा 3.5% पे गिरी है। क्या होगा इसका इम्पैक्ट बैंक्स पर, आइए एक बार जरा ये समझते हैं, क्योंकि यहीं से परेशानी बनी थी, बढ़ती यील्ड से परेशानी मिली थी। तो कौशल, गिरती यील्ड से फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए दीप, यहाँ पर गिरती यील्ड से फ़ायदा इनको मिल ही सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर यील्ड्स बढ़ रही थी तो इनके बॉन्ड प्राइसेस जो इन्होंने खरीदे थे कोविड के दौरान, वहाँ पर लगातार गिरावट आ रही थी और इनका जो नोशनल मार्क टू मार्केट लॉसेस है वहाँ पर आपको लगातार बढ़ता हुआ अमाउंट आता हुआ दिख रहा था। तो इस वजह से बैंकों को बड़ी परेशानी हो गई थी। और अब हमने देखा, ये सुबह सर ने शो में भी चर्चा की, सर ने बताया कि जो SVB है उनके लिए डिपॉजिट्स, जो डिमांड डिपॉजिट्स है वहाँ पर आपको ये जितने भी डिपॉजिट्स वाले थे उनकी तरफ से डिमांड आ रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा था एसेट लायबिलिटी मिसमैच का, वो बनता हुआ दिख रहा था। अब यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि जो बॉन्ड यील्ड्स घटी है पिछले 3 दिनों में, जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड है 35 साल में सबसे बड़ी गिरावट यूएस में यहाँ पर होती हुई दिखी थी। इससे क्या होता है, इन्वर्स कोरिलेशन है, यानी कि बॉन्ड यील्ड्स अगर घटती है तो जो बॉन्ड प्राइसेस है वहाँ पर आपको बढ़त आती हुई दिख रही है। तो सिंपल इसका मतलब आप ये समझिए कि जो नोशनल मार्क टू मार्केट लॉस इनका बड़ा फिगर था वो अब छोटा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बॉन्ड की प्राइसेस फिर से बढ़ती हुई दिखेंगी जितनी बड़ी गिरावट पहले हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर इनका जो नोशनल लॉस है वो कम हो जाएगा। तो एक राहत के संकेत यही दिख रहे हैं कि जो रीजनल यूएस के जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने बड़ा एक्सपोजर लिया था, क्योंकि कोविड के पहले जब यहाँ पर 57-58% इनका डिपॉजिट का ये लोन पर देते थे, अभी वो घटकर करीब 35 से 41% हो गई थी और ज्यादातर ये डेट्स और बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते थे। तो वो जो एक्सपोजर है वो इनका एनी विच वेज इंटैक्ट ही था, बट यहाँ पर जो बॉन्ड की प्राइसेस घटी थी वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, जो इनका लॉस कम कर देगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है इसमें। तो यही अगर पहले 1 हफ्ते पहले हो गया होता तो शायद इन बैंक्स में इतनी बड़ी परेशानी हुई नहीं होती। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है, ये आपके लिए एक्शन यूएस का बनते हुए दिख रहा है। हमारे बैंक्स पर तो खैर उतना कोई इम्पैक्ट नहीं आया, आज बाजार के मूड मॉल से गिर रहे हैं, बट आईटी कंपनीज में ज़रूर एक इम्पैक्ट आते हुए दिखाई। टीसीएस में आज गिरावट है, वन ऑफ द टॉप लूजर्स है इंडेक्स का, और वेटेज वाइज भी कंट्रीब्यूशन आज की फॉल में ज़्यादा रहा है। नितिन जी, 3200 पर टीसीएस, अगला सपोर्ट इसके लिए कहाँ पर आता है, क्योंकि निफ्टी की गिरावट में इसका बड़ा योगदान है आज सर? देखिए, टीसीएस में करीब 1.5% डाउन है, 1.5-2, बट इसमें 4% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और पूरे आईटी में जितने भी स्टॉक्स हैं सबसे हाईएस्ट ओआई बिल्डअप टीसीएस में ही है। अगर आप इन्फोसिस देखेंगे तो 2% है, बाकी में अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस है। तो ओवरऑल टीसीएस 3200 का जो लेवल है वो टूटना चाहिए और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल करीब 3100 के आसपास आता है। तो ओवरऑल आईटी में वीकनेस है, रोलोवर्स भी शॉर्ट साइड हो रखे हैं आईटी में, और फरवरी से मार्च में आए थे वो भी शॉर्ट रोलोवर्स हैं। तो अभी 2 हफ्ते के बाद एक्सपायरी होगी, तो अप्रैल में भी हो सकता है वो शिफ्ट हो शॉर्ट रोलोवर्स की तरफ ही। तो कुल मिला के 3100 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, यहाँ से 100 रुपये और गिरावट बनती। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस। बाय द वे आपको अपडेट दे दूं, बैन से बेनिफिट का अपडेट मैं आपको दे देता हूं। आज आशीष थोड़ा बिजी है। बलरामपुर चीन तो बैन से बाहर आ गया था, एक जीएनएफसी बैन में बना हुआ था, वो बैन में बना रहेगा। इस समय 87% पोजीशन है इसमें। इंडिया बुल्स हाउसिंग ये फाइनली बैन में आने के लिए तैयार है। कल भी थोड़े संकेत लग रहे थे कि शायद बैन में आ सकता है, अब आज कंफर्म हो गया है। 98% पोजीशन बन चुकी है, 95% के थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तो बैन में आने की तैयारी इंडिया बुल्स हाउसिंग की है इस समय। बैन में आने की तैयारी। लेकिन इस बीच एक ट्वीट डीप मैंने किया है, पोल करवाया है। अच्छा, मैंने कहा कि जो काम नुपुर और आशीष करके, उसमें कई सारे लोग मुझे ट्वीट करके बताए हमारी भी तो राय लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जरा मैंने ये डाला कि इस मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं, बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है या न्यूट्रल मार्केट है, आपके हिसाब से क्या है मार्केट पर आगे का रुख। तो आज हमारी जो तीसरी महाशक्ति है वो अपने आप को कमजोर न समझे, राय देने के मामले में तो बिल्कुल भी कमजोर न समझे। तो पैसे तो लगाने नहीं है, राय तो देनी है, तो राय देने में तो आप पीछे क्यों रहे। तो आप भी बताइए आपके हिसाब से हम हमारे आगे चलते हुए मार्केट कैसा रही, या आज का मत बताइए, आज का तो सबको पता है, आगे चलते हुए आप मार्केट को कैसे बुल मार्केट देख रहे हैं, बेयर मार्केट देख रहे हैं, न्यूट्रल मार्केट देख रहे हैं। जैसे 500 वोट्स आ गए हैं इस पे ऑलरेडी, आ चुके। वैसे मैं रिजल्ट थोड़ा डिक्लेयर नहीं करना चाहता, लोग जाएं थोड़ा वोट करें, फिर करेंगे अपना वोट दें। और जो लोग जज ना बन पाए जबरदस्ती, जैसे बंसल जी तो जबरदस्ती बन गए कि मैं जज बन रहा हूँ,
बाकी लोग ना बन पाए वो भी अपना जजमेंट वहाँ पर दे सकते हैं। तो बुल वर्सेस बेयर या फिर न्यूट्रल का भी मैंने एक मौका दे दिया कि भाई ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा, या रेंज बाउंड लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट सर। कोई राय नहीं होना भी अपने आप में एक राय है। ये आप मान के चले। ठीक है सर। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय जो हमने बुल वर्सेस बेयर किया था, वो आप ट्विटर पर जाकर इस पोल में हिस्सा भी ले सकते हैं, अपनी राय भी शेयर करें और पोल में हिस्सा भी लीजिए। आज की लिस्टिंग दीप इशू प्राइस के ऊपर बंद हो रही है, ये अच्छी बात है सर। देखिए आप 2.5-3% मजबूत है और 600 के ऊपर बंद होने की तैयारी कर, नॉट बैड। अरे निशान बंद होना अपने आप में अच्छा ही माना जाएगा। नहीं, एब्सोल्युटली। और आज के जैसे दिन अगर आप पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं तो बड़ी बात है ही। कमेंट्स पर भी रखिएगा नजर, एक बड़ा स्पाइक अभी टुवर्ड्स क्लोजिंग इस काउंटर पर भी आया है, देखते हैं कल ये क्या कुल खिलाता है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और कमजोर तो रहे हैं बाजार, बट एंड ऑफ ट्रेड एक रिकवरी हल्की फुल्की कुछ स्टॉक्स में आपको आती दिखी। इंडेक्स भी अगर आप देखें एक बार के लिए 17,000 के नीचे गया था 13 अक्टूबर के बाद, तो 6 महीने के निचले स्तर से बाजार हल्की रिकवरी दिखाकर 17,050 पर क्लोजिंग देने के लिए तैयार हो रहा है। बैंक्स में है 100 पॉइंट्स का कट। टाइटन 1.25% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर। गोल्ड प्राइसेस में पिछले 2-3 दिनों से बड़ा मूव आया है। कैपिटल गुड स्टॉक्स मूवमेंट में है ही। अभी कमेंस की बात हो रही थी, एल&टी पे भी रखिएगा नजर, सीमेंस और थर्मैक्स पर भी आपको रखनी है नजर। बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी तेजी बनी है। बट अदानी ग्रुप शेयरों में आज भारी पिटाई हुई है। अदानी एंटरप्राइजेस 7.5-8% नीचे है। अदानी पोर्ट्स 4% नीचे आपको दिखाए। एमएनएम में आपने 3% का गिरावट देखी है। टीसीएस में कमजोरी रही। बजाज फाइनेंस वीक था। बाकी आईटी काउंटर्स में भी कमजोरी थी। एचएल टेक, विप्रो, इन्फी, यहाँ पर टेक महिंद्रा भी कल की रैली के बाद आज गिरते हुए आपको दिखा। एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, एनटीपीसी, आईटीसी, एसबीआई, एचयूएल, यूपीएल, यहाँ से भी सहारा नहीं मिला है। तो कोई भी ऐसी बड़ी पॉकेट नहीं थी जिसने बाजार को सहारा दिया हो। सेक्टोरल भी अगर देखें तो लगभग सारे सेक्टर्स ही आपको फिसलते हुए दिखे। अंबुजा एसीसी, यहाँ पर भी आपको कमजोरी दिखी। बंधन बैंक 5% नीचे था। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, कोफोर्ज, इन्फो एज, एम्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये सारे मिड कैप आईटी काउंटर्स में आज जमकर पिटाई होती हुई दिखी है। पिरामल एंटरप्राइजेस भी लगातार गिर रहा है, आज भी कमजोर रहा। पर कैनफिन होम्स, बलरामपुर चीनी कल की रैली के बाद आज फिसलता हुआ। हैवेल्स, ग्लेनमार्क, आरईसी, पीएफसी, वोल्टास, इप्का, आईजीएल, अशोक लेलैंड, क्रॉम्पटन, यहीं पर भी देखें आपको राहत आती हुई नहीं दिखी है। तो फिर से कमजोर अनिल जी, इस हफ्ते की शुरुआत काफी कमजोर हुई और दूसरे दिन भी फॉलोअप गिरावट कल जैसी भारी नहीं है, बट 0.5% नीचे निफ्टी 17,050 प्रोविजनली होल्ड किया है और करीब 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी 39,500 के नीचे सर। तो क्लोजिंग आपकी कमजोरी के साथ होती हुई दिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स 30 पॉइंट ऊपर है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आइए आगे चलते हुए क्या कुछ आपके लिए शाम को है। एसवीबी और सिग्नेचर बैंक की बर्बादी के बाद अमेरिकी बाजारों में दूसरे शेयरों में भी बैंकिंग शेयरों में गिरावट का दौर जारी है और अमेरिकी फेड के बेलआउट पैकेज के बावजूद बैंकिंग शेयरों की बिकवाली रुक नहीं रही। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा कि अमेरिकी बैंकों का ये संकट भारत पर और क्या असर डालेगा और इससे निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। इस पर हम करेंगे बात। यूएस का बैंक संकट कितना विकट। अजय बग्गा साहब होंगे चेयरमैन एलिमेंट प्लेटफॉर्म। रितेश मलिक होंगे फाउंडर इनोवेट और एंजल इन्वेस्टर। और इसके साथ ही साथ नज़ारा टेक्नोलॉजी के नीतीश मित्र सेन साहब होंगे। इन सब से करेंगे हम मुलाकात आज शाम के शो में। यूएस का बैंक संकट कितना विकट। मनी गुरु में हम आपको बताएंगे कि इक्विटी निवेश से हुए मुनाफे पर टैक्स देनदारी कैसे कम की जा सकती है और अगर निवेश में नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। आज हम टैक्स हार्वेस्टिंग की बताएंगे आपको बारीकियाँ। इक्विटी से कमाई टैक्स बचत के उपाय शाम 6:30 बजे देखिएगा सुनील गर्ग साहब के साथ और मोहित गांग होंगे मनी फ्रंट से, इन दोनों महानुभावों के साथ। ई फार्मेसी यानी कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर सरकार जल्द प्रतिबंध लगा सकती है और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने इसका समर्थन भी किया है। सरकार का मानना है कि इससे डेटा की गोपनीयता और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाओं की बिक्री और मनमानी कीमत को मिल रहा है बढ़ावा। तीनों ही प्रॉब्लम है। ऐसे में ऑनलाइन बिक्री में कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही है और आज इंडिया 360 डिग्री में इसी गंभीर मुद्दे पर करेंगे हम बातचीत और साथ ही जानेंगे इसकी जोखिम और खतरे। खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ई फार्मेसी पर प्रतिबंध लगाना सही है। तो जरूर देखिए ई फार्मेसी पर सख्त पॉलिसी, या आज की हमारी कवर स्टोरी रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री पर। और साथ ही रात 8:30 बजे एसवीबी संकट पर हमारी खास पेशकश, क्यों और कैसे डूबा एसवीबी, इसका टेलीकास्ट देखिएगा
रात 8:30 बजे, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या कुछ हो रहा है, इसका क्या असर आप पर, हम पर, हमारे पोर्टफोलियो मार्केट पर आगे चलते हुए पड़ने वाला है। तो ये भी आपको मिस नहीं करना है। तो ढेर सारा एक्शन आज शाम आपके लिए है। फाइनल क्लोजिंग आई है सुमित जी के लिफाफा लेवल 111 पॉइंट नीचे निफ्टी पर 17,043 पर, और सेंसेक्स बंद हुआ है 337 अंक नीचे 57,900 पर, राउंड फिगर में बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी 153 अंक नीचे 39,411 के आसपास बंद होता हुआ आपके लिए। डाउ फ्यूचर 125 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर 30-35 पॉइंट ऊपर। समाचार समाप्त हुए। डन। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, नितिन जी और साथ ही वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल होगा दीप की तरफ से आपके लिए मिड वीक ट्रेडिंग सेशन, जिसमें पूरी कोशिश दीप करेंगे कि मूड माहौल थोड़ा बेहतर हो, जोश थोड़ा आए ना आए, आप जरूर आए। जो भी है, जैसा भी है, डट कर साथ साथ मुकाबला करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीप को इजाजत दीजिए।